नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर हम बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइएगा। हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। स्टार्ट करें? यस सर। आ जाइए, बात करते हैं यहाँ पर आकर हम जीएसटी एग्जाम्पशन को लेकर। ये रिवीजन क्लास है आपकी दिसंबर 2021 एग्जाम के लिए। आपका चाहे इंटरमीडिएट है चाहे आपका फाइनल है, ये क्लास दोनों के लिए कॉमन है, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको करवा रहा हूं जीएसटी की एग्जाम्पशंस, और एग्जाम्पशंस दोनों के लिए कॉमन है। ठीक। दूसरी बात, आपके पास चाहे रेगुलर बुक है, चाहे आपके पास कॉम्पैक्ट बुक है, चाहे आपके पास में समरी बुक है, कोई सी भी बुक हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जौन सी मर्जी आपके पास बुक है आप उसे खोलकर बैठिएगा और यहां से आप एग्जाम्पशंस का आनंद लीजिएगा। मैं बहुत अच्छे से सारी एग्जाम्पशंस आपको यहां पे करा के चलूंगा। ठीक है? रेडी? यस। ये बुक मैंने यहां पर इस्तेमाल की है। मेरा ऑब्जेक्टिव यहां पर ये सिर्फ पिक्चर्स को सामने रखना है और कुछ भी नहीं है। बाकी मैं तो एग्जाम्पशंस की तरफ वैसे अदरवाइज देखूंगा भी नहीं। ठीक है? तो यहां पर सारी बातों को हम करके चलते हैं। सर्विसेज की एग्जाम्पशंस डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। गुड्स की एग्जाम्पशन आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। राइट? यस सर। तो सीजीएसटी का सेक्शन नंबर 11 आता है और आपका आईजीएसटी का सेक्शन नंबर 6, दोनों कॉमन सेक्शन है, जो कि बात करते हैं पावर टू ग्रांट एग्जाम्पशंस। ये भारत सरकार को पावर देती है कि आप एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन जारी करके किसी भी गुड्स या सर्विसेज की गर्दन को पकड़कर उसे कमजोर कर सकते हो, उसे पूर्णतः एग्जेम्प्ट कर सकते हो, या फिर आप उसे पार्शियली एग्जेम्प्ट कर सकते हो। ये पावर में क्या लिखा गया है? गवर्नमेंट को अधिकार है कि वो होली और पार्शियली किसी भी तरह की एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। ये जो एग्जाम्पशन होगी कंडीशनल और अनकंडीशनल किसी भी तरह की हो सकती है। यहां पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि अगर आप सोलर सेल का इस्तेमाल करते हैं सोलर प्लेट बनाने के लिए तो ही आपको एग्जाम्पशन दी जाएगी। तो इस प्रकार की ये जो एग्जाम्पशन यहां दिख रही है इसे हम कंडीशनल एग्जाम्पशन बोलते हैं, यानी कि एग्जाम्पशन मिलेगी सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आप एक गिवन क्राइटेरिया को पूरा करके चलोगे तो। या फिर मान लीजिए ये आपके एल्यूमिनियम इनगोट्स हैं, जो एल्यूमिनियम की सिल्ली हैं, अगर आप इनका इस्तेमाल करते हो फाइनल प्रोडक्ट बनाने में जो कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट होते हैं, तो इन सिल्लीज के ऊपर हम आपको एग्जाम्पशन अवेलेबल करवा देंगे, ऐसा यहां पर बोला जाता है। ठीक है? यस सर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव डेट क्या रहेगी आपकी इस एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन की? तो वहां पर यह बताया जा रहा है क्या भला कि देखो, या तो नोटिफिकेशन के अंदर डेट बता रखी होगी कि ये इस डेट से लागू कराई जाएगी। अगर ऐसी कोई डेट नहीं बता रखी है, साइलेंट है, खामोश है, तो खामोशी का भी अलग मीनिंग होता है। तो ऐसी अवस्था में हम जिस दिन से वो नोटिफिकेशन इश्यू की गई है, जिस दिन वो पिक्चर में आई है, उसी दिन से उसे इफेक्टिव मान लिया जाता है। लेकिन अगर कोई नोटिफिकेशन इश्यू करी गई है सप्लीमेंट्री एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन की तरह, जैसे मान लीजिए कोई नोटिफिकेशन पास्ट में इश्यू करी गई थी लेकिन उसकी एप्लीकेबिलिटी को लेकर कोई डाउट आता है, कोई कंफ्यूजन वहां पर पैदा हो जाती है, तो उसके स्कोप को बताने के लिए एक सप्लीमेंट्री एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन जारी की जाती है कि उस पर्टिकुलर चीज का मतलब क्या था। ऐसे हालात के अंदर ये जो आपकी सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन होगी, इसको उस डेट से इफेक्टिव मानकर चलेंगे जिस डेट से वो मेन नोटिफिकेशन आपकी इश्यू करी गई थी। यानी सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन को मेन नोटिफिकेशन का ही हिस्सा मान लिया जाएगा। जैसे इनवॉइस के साथ डेबिट नोट को चिपका के रख देते हैं, ऐसे ही इस सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन को मेन नोटिफिकेशन का हिस्सा मानते हुए उसी डेट से इसे भी लागू करवा दिया जाएगा। पर ध्यान रहे ये तभी हो पाएगा जब आप अपनी सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन को मेन नोटिफिकेशन के 1 साल के भीतर भीतर इश्यू कर देते हैं। यहां पर मैंने एग्जांपल दिया था पाइप और पाइप फिटिंग को लेकर। अगर कोई किसी प्रकार की कंफ्यूजन आती है पाइप फिटिंग को लेकर, ये तो सरकार ने एग्जेम्प्ट कर दी थी लेकिन पाइप फिटिंग एग्जेम्प्ट नहीं करी थी, तो पाइप फिटिंग एग्जेम्प्ट होगी या नहीं होगी, इस डाउट को दूर करने के लिए एक क्लैरिफिकेटरी नोटिफिकेशन आती है। तो वो क्लैरिफिकेटरी नोटिफिकेशन अगर 1 साल के भीतर आती है तो उसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उसी दिन से लागू किया जाएगा जिस दिन से आपकी ये पाइप को एग्जेम्प्ट करने वाली नोटिफिकेशन लागू करी गई थी। ठीक है? अच्छा जी। इसी तरीके से आपके होते हैं स्पेशल ऑर्डर। वो कंडीशनल भी हो सकते हैं, अनकंडीशनल भी हो सकते हैं, पार्शियल भी हो सकते हैं और ये होली भी आपके हो सकते हैं। ठीक है? लेकिन फर्क कहां होता है? ये जो आपके स्पेशल ऑर्डर इश्यू किए जाते हैं ये उस तरह की सिचुएशंस में आते हैं जहां पर कोई प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जनजीवन असामान्य हो जाता है, जहां पर भारी बारिश आ गई है या बादल फट गया है, तो वहां पर कुछ महीनों के लिए
खाने की और रहने की जो व्यवस्था होती है वो चरमरा जाती है। तो लोग अपने घरों से निकलकर इधर उधर के एरिया में जाकर शरण लेते हैं। तो अफेक्टेड एरिया के अंदर सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है कि भाई इतने समय के लिए होटल और रेस्टोरेंट पर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, ऐसा एक ऑर्डर जारी कर सकती है। लेकिन ये जो ऑर्डर होगा ये पूरे इंडिया भर के लिए नहीं होगा, ये एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के लिए होगा, तो इसलिए इसे बोला जाता है स्पेशल ऑर्डर। बाकी इसमें अदरवाइज सारे फीचर्स वैसे ही होते हैं जैसे कि एग्जम्पशन नोटिफिकेशन के होते हैं। स्पेशल ऑर्डर स्पेशल सर्कमस्टांस के अंदर इश्यू किया जाता है, जबकि एग्जम्पशन नोटिफिकेशन इन जनरल आपकी इश्यू की जाती है। जहां तक सवाल है इफेक्टिव डेट का, तो नोटिफिकेशन की तरह ये भी आपकी अगर कोई डेट बता रखी है कि इस डेट से ये इफेक्ट में आएगा, फिर तो वो डेट लेके चलेंगे। अदरवाइज आपकी जो डेट ऑफ इश्यू है वो डेट से आपका स्पेशल ऑर्डर यहां पर एप्लीकेबल करा दिया जाएगा। एकदम ठीक है, यस सर। उसके बाद अगर मान लीजिए स्पेशल ऑर्डर के स्कोप को बतलाने के लिए अगर कोई किसी प्रकार का सप्लीमेंट्री ऑर्डर आता है और वो 1 साल के भीतर भीतर आ जाता है, तो फिर वो सप्लीमेंट्री ऑर्डर को भी मेन ऑर्डर का ही हिस्सा मानते हुए उसको भी उसी दिन से लागू करवाया जाएगा जिस दिन से आपका मेन ऑर्डर इश्यू हो रहा है। राइट, यस सर। तो ये थी हमारी बातें इसके संबंध में। अब इसी सेक्शंस का इस्तेमाल करते हुए भारत सरकार ने एग्जम्पशन नोटिफिकेशन 12/2017 यहां पर आपकी इश्यू कर दी है। लगभग 100 तरह की आपकी 100 एग्जम्पशंस हैं बेसिकली, और इन 100 एग्जम्पशंस को मैंने 14 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। वो क्या है? दान धर्म, शिक्षा स्वास्थ्य, खेल सरकार, किसान, मनोरंजन, जीपीआरएस एंड बीआईबी। जीपीआरएस मतलब गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, पी फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, R for renting etc. of immovable property, S for social activities. BIB मतलब बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड बिजनेस रिलेटेड। इस प्रकार से 14 हेड आपके यहां पर बन जाते हैं। इस तमाम एग्जम्पशंस का अगर मैं सार निकाल के चलूं, तो अगर मान लीजिए कोई किसी प्रकार की नीड है तो उस पर तो जीएसटी आपका नहीं आएगा, लेकिन नीड की बजाय अगर कोई डिजायर है तो उसके ऊपर आपका जीएसटी आ जाता है। कहते हैं जो जरूरतें होती हैं, जो नीड्स होती हैं, वो भिखारी की भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन जो इच्छाएं होती हैं वो राजा की भी अधूरी रह जाती हैं। तो यहां पर बता रहे हैं कि जो आपकी ये नीड है, नीड अगर है तो उस पर जीएसटी आपका नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यहां पर दान धर्म की। अब समझना, इधर समझो जरा बात को। दान धर्म की यहां पर बात करके चलते हैं तो सबसे पहले आता है नाम इसमें चैरिटेबल ट्रस्ट का। मर्सी की बात करके चलते हैं। पहली बात ध्यान में रखनी है कि ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट है ये इनकम टैक्स के सेक्शन 12AA के अंदर मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तभी हम बात करेंगे। और दूसरी बात ये है कि इसके द्वारा जो एक्टिविटी की जा रही है वो एक चैरिटेबल एक्टिविटी होनी चाहिए। चैरिटेबल एक्टिविटी के अंदर 4 बातों को बताया गया है। नंबर 1 कि जो व्यक्ति यहां पर लाइक केयर और काउंसलिंग करना उन व्यक्तियों की जो गए काम से मतलब जो नियर टू डेथ हैं, जो टर्मिनली इल पर्सन हैं या फिर HIV इन्फेक्टेड हैं, बेवड़े हैं एटसेट्रा है, मतलब उनकी नियर फ्यूचर में डेथ निश्चित है, तो ऐसे व्यक्तियों की देखरेख करना चैरिटेबल एक्टिविटी में आता है। नंबर 2 पर आता है एडवांसमेंट ऑफ किसी धर्म का, किसी अध्यात्म का, योग का कैंप वगैरह जो लगते हैं, इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए जो कैंप वगैरह लगाए जाते हैं, जो चीजें करी जाती हैं, उसको भी चैरिटेबल एक्टिविटी का नाम दिया जाता है। आगे बोलते हैं एजुकेशनल स्किल, शिक्षा को बढ़ावा देना और टैलेंट को बाहर लाना। किसका? 4 लोगों का। नंबर 1 ग्रामीण बुजुर्ग, जो गांव में रहते हैं, उम्र 65 साल से ऊपर की जिनकी आ रही है तो उन्हें ग्रामीण बुजुर्ग के नाम से बुलाएंगे। तो उनके टैलेंट को बाहर लाना और शिक्षा को एडवांस करना, शिक्षित करना उनको, ये एक चैरिटेबल एक्टिविटी। परंतु मुझे पता नहीं कि 65 साल के बाद कौन सा टैलेंट रह जाता है जैसे बाहर लाने की बात ये कर रहे हैं। उसके बाद में आगे बोलता है कि लाइक यहां पर बेसहारा बच्चे, जो अनाथ बच्चे होते हैं उनके लिए, साथ में जो कैदी होते हैं उनके लिए, और साथ में चोट खाए हुए व्यक्ति, शब्बो तुम कहां चली गई, शब्बो तुम कहां चली गई, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं तो इनके टैलेंट को बाहर लाना की चिंता मत कर, शिक्षित करना कि ये नहीं तो कोई और सही। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज होती है इनको चैरिटेबल एक्टिविटी कहा जाता है। उसके बाद में आगे बोलते हैं जितने प्रकार के आपके बचाओ के अभियान है, यमुना बचाओ, पानी बचाओ, मुझे बचाओ, इंसानियत बचाओ, जंगल बचाओ, जल ही जीवन है, पेड़ ही जीवन है, ये तमाम प्रकार की जो एक्टिविटी है इनको चैरिटेबल एक्टिविटी कहा जाता है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पता होना चाहिए, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन का हिस्सा बनेगा ये चैप्टर, ध्यान दीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कि इस पर एग्जम्पशन है और इस पर एग्जम्पशन नहीं है, तो इस एंगल से चैप्टर को आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब बाई हर्ट या बाई कि भाई एक एक शब्द मुझे ये लर्न हो, ऐसा नहीं है। ये पता होना चाहिए कि ये टैक्सेबल नहीं है, दैट्स इट। तो 4 प्रकार की चैरिटेबल एक्टिविटीज हैं जो कि यहां पर आपकी एग्जम्पशन कैटेगरी के अंदर आ जाती हैं। ये रही बात दान की। उसके बाद बात करते हैं हम यहां पर आकर धर्म की बात करते हैं। तो धर्म से जुड़े हुए आपके यहां पर 2 पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहले आता है यहां पर
इस बुक को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं सिर्फ पिक्चर्स के लिए, मतलब पिक्चर्स मुझे अच्छी लगती हैं। यहां पर जकरा शेरावाली का बोल सांची दरबार की जय। कोई भी किसी प्रकार की अगर आप रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट कर रहे हो तो उसके कंडक्ट करने पर जो पैसा आएगा, जो फीस आएगी, उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। जागरण आपने कंडक्ट करवाया है तो जागरण पार्टी जो फीस लेगी उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। पंडित जी महाराज आते हैं, दक्षिणा देते हैं, ओम पवित्रो पवित्रो व्याम सर्व संतुष्ट ओम पीवा ईश्वरी च पुंडरी काक्षाम नमो नमामि। तो ऐसे में जब पंडित जी अपनी दक्षिणा लेकर जाएंगे उस पर भी आपका जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, वो भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी का हिस्सा बना दिया जाता है। धार्मिक के अंदर एक और बात बोली जाती है, रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट करने के साथ साथ वो साथ में ये भी बोल के चलते हैं कि जो रिलीजियस आपकी प्रॉपर्टी है उसको किराए पर अगर आप दे रहे हो तो उसमें भी कुछ हद तक एग्जम्पशन की बात करी जाती है। अगर मान लीजिए गुरुद्वारा है और वो यहां पर एक कमरा किराए पर दे रहा है, परंतु अगर कमरे का जो किराया है 999 पर डे पर रूम तक का है तो जीएसटी की बात नहीं होगी, अदरवाइज पूरे अमाउंट पर जीएसटी लग जाएगा। दूसरा, यहां पर जो दुकानें होती हैं, प्रसाद की दुकानें होती हैं और कई प्रकार की दुकानें होती हैं, जैसे कि यहां पर हम बात कर सकते हैं कृष्ण जन्मभूमि के अंदर या और भी जो मंदिर होते हैं वहां पर ये दुकानें वगैरह जो होती हैं, तो इनका अगर किराया 499 पर मंथ तक का है तो जीएसटी नहीं आएगा, उससे ज्यादा है तो जीएसटी आपका आ जाएगा। जो हॉल्स वगैरह होते हैं इस तरह के रिलीजियस प्रेमिसेस के अंदर, अगर हॉल का किराया पर डे 9,999 तक सीमित है तो जीएसटी नहीं आएगा, अदरवाइज उस पर जीएसटी लगा दिया जाएगा। तो रिलीजियस संबंधित 2 पॉइंट आपके यहां पर देखने को मिल जाते हैं, ऐसी वाली बात बोल दी जाती है। उसके बाद में दान धर्म से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट है। 2 धार्मिक यात्राएं हैं, एक है कैलाश मानसरोवर की यात्रा, तो इसके संबंध में जो कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड जो अपनी सर्विसेज दे रही है लाइक ए टूर ऑपरेटर, उस पर जीएसटी की बात नहीं होगी। दूसरी है हज यात्रा जो कि सऊदी अरब में है, तो वहां पर बोलते हैं कि भाई जो यहां पर इनकी हज कमेटी है जो सेंट्रल लेवल की एंड स्टेट लेवल दोनों लेवल पे आती है, तो जो एक तरह से टूर ऑपरेटर का काम करके चलती है, तो वो जो भी रेम्यूनरेशन या जो भी फीस वगैरह चार्ज करेगी उस पर जीएसटी की बात नहीं की जाएगी। तो 2 धार्मिक यात्राओं के संबंध में 2 बॉडीज जो अपनी सर्विसेज दे रही है, कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड और हज कमेटी, इन पर जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। ये था दान और धर्म की बातें। दान धर्म के बाद अब नंबर आता है आपका शिक्षा का। शिक्षा जगत में सबसे पहली बात आती है न्यूज की। न्यूज के अंदर बात करते हैं कि जो जर्नलिस्ट होते हैं इनके जो सर्विसेज दी जाती है उसके ऊपर जीएसटी की बात नहीं होती। जर्नलिस्ट अगर आपका एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहा है, मान लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर, तो उसको जो पैसा मिलेगा वो सैलरी होगी, गेट नंबर 2 से बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर वो जर्नलिस्ट काम कर रहा है एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड तो उस पर जीएसटी तो बनता है पर उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। साथ में जो पीटीआई और यूएनआई की सर्विसेज हैं जो कि न्यूज बैंक होते हैं, इनकी सर्विसेज पर भी जीएसटी आपका नहीं लगाया जाता है। अगला पॉइंट आता है लाइब्रेरी का। जो भी आपकी पब्लिक लाइब्रेरीज होती हैं जहां पर कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो वहां से किताबें शिताबें जो रेंट आउट की जाती हैं, जो किराया वगैरह आता है, उस पर आपका जीएसटी नहीं लगाया जाता है। सर जो स्कूल वगैरह की लाइब्रेरी होती है कोई बात नहीं, वो अगले पॉइंट के अंदर हम कवर करके चल रहे हैं। जो स्कूल या कॉलेज की लाइब्रेरी होती है तो वो तो अलग जो पॉइंट दे रखा है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो किसी भी तरह की सर्विस हो वहां पर वो कवर हो जाता है। अगला ही पॉइंट है एजुकेशन के संबंध में, और इसमें ये बोल के चलते हैं, देखिए हम इस डिस्कशन को ऐसे बांट सकते हैं कि स्कूल है, कॉलेज है या डिप्लोमा वगैरह कराने वाले जो इंस्टीट्यूट होते हैं, इनको हम बोल के चलते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। स्कूल आपका कोई सा भी हो सकता है, मान्यता प्राप्त हो नहीं हो, लेकिन ये डिग्री कॉलेजेस वगैरह हम उनकी बात कर रहे हैं जिनकी डिग्री को एक इंडियन लॉ रिकॉग्नाइज करता हो। और ये डिप्लोमा कोर्स कराने वाले वो लोग हैं जो कि सरकार के द्वारा किसी न किसी संस्था के द्वारा आपके अप्रूव्ड होने चाहिए, उनको हम यहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का नाम देकर चल रहे हैं। इज इट ओके? यस सर। अब बात करते हैं कि इनके द्वारा दी जाने वाली और ली जाने वाली कौन कौन सी सर्विसेज पर जीएसटी लगता है, कौन पे नहीं लगता है। यहां अक्सर आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं क्योंकि आप समझ नहीं पाते कि सर्विस लेने में और सर्विस देने में अंतर होता है। गिवन और टेकन, इन शब्दों का मीनिंग ठीक से समझ नहीं पाते। सर्विसेज गिवन मतलब मेरे लिए आउटपुट सर्विस की बात कर रहा हूं, तो अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, कोई सी भी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर डिप्लोमा वाला इंस्टीट्यूट हो, अगर ये अपनी आउटवर्ड सर्विस दे रहा है टू द स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ को, तो कोई सी भी सर्विस दे दो भैया, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे दो, चाहे वो एजुकेशन की सर्विस दे दो, चाहे वो लाइब्रेरी की सर्विस दे दो, कोई सी भी सर्विस दे दो, सबकी सब आपकी एग्जेम्प्ट कर दी जाती है। लेकिन जो आपके न्यू एंट्रेंट होते हैं, अभी वो कॉलेज का स्टूडेंट नहीं बना है, तो उसके लिए भी अलग से लिखा गया है कि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपने न्यू एंट्रेंट को जो एडमिशन लेने के लिए यहां पर आया है, फीस वगैरह दे दी है, उसको अगर सर्विस दी जाती है तो उस पर भी जीएसटी की बातें नहीं करी जाएंगी। अब बात
बात करते हैं सर्विसेज टेकन की। गिवन और टेकन में अंतर है, समझिएगा इस बात को, ठीक है। तो सर्विसेज अगर लेता है यहां पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, तो वहां पर क्या किया जाएगा, तो हमें ये देखना है कि किसके लिए क्या नीड है और किसके लिए क्या डिजायर है। तो जो हमारी टीसीएस की सर्विस होती है, टीसीएस का मतलब हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस होगी, केटरिंग की सर्विस और मिड डे मील की सर्विस हो गई। सी और एस का मतलब हो गया लाइक सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग की सर्विस। जो टीसीएस की सर्विस है ये नीड है स्कूल्स के लिए, तो जिसके लिए नीड है उसके लिए एग्जेम्प्ट रहेगी, बाकी के लिए वो टैक्सेबल रहेगी। उसके बाद में अगला आता है यहां पर एग्जाम रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं, चाहे एग्जाम पेपर सेट करने की सर्विस हो, चाहे एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए बाहर से हमने स्कूल वगैरह की सर्विस ली हो, चाहे एग्जाम की कॉपीज को चेक करने के लिए एवेल्युएटर की यहां पर सर्विस ली गई हो। इस प्रकार की जो एग्जाम संबंधित सर्विस होती हैं, एग्जाम आपका एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है या फाइनल एग्जाम हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम संबंधित जो भी सर्विसेज हैं ये सबके लिए नीड होती है। तो इसके लिए चाहे आप कॉलेज ले या फिर इन सर्विसेज को एक स्कूल ले या फिर एक डिप्लोमा वाला इंस्टीट्यूट ले, सबके लिए एग्जाम्शन यहां पर दे दी जाती है। लास्ट पॉइंट बोलता है कि जो ऑनलाइन एजुकेशनल पीरियोडिकल्स होते हैं, वो पीरियोडिकल्स बेसिकली नीड होती है कॉलेज के लिए, तो कॉलेज के लिए ही उनको एग्जेम्प्ट किया जाता है जो ऑनलाइन होते हैं बेसिकली, अदरवाइज के लिए वो आपका टैक्सेबल ही रहेगा। इस प्रकार की बातें यहां पर देखने को मिलती हैं। विशेष बात क्या है यहां ध्यान रखने वाली, वो ये कि डिग्री कॉलेज के संबंध में ये रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए बाय इंडियन लॉ। इसकी जो डिग्री है वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए बाय इंडियन लॉ, और बाकी आपको इसमें ज्यादा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, बाकी सिंपल सी यहां पर बात निकल के आती है। और ध्यान रखना है कि टेकन और गिवन, अक्सर आप गलती कहां करते हैं, अक्सर क्वेरी पूछी जाती है कि देखो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस की अगर मैं बात करके चलूं, तो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस अगर दी जा रही है तो देने में, ध्यान सुनना, स्कूल दे, कॉलेज दे या कोई भी दे कोई भी, देने में तो जीएसटी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, किसी भी केस में नहीं आएगा। लेकिन जब ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ली जाती है तो लेने वाला अगर स्कूल है तो एग्जम्पशन में आएगा, अगर कॉलेज है या अदरवाइज डिप्लोमा इंस्टीट्यूट है तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहां पर आप गलती करते, तो ध्यान से देखिएगा बात गिवन की है या बात टेकन की है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे आता है कॉर्पोरेट कम इंस्टीट्यूट की यहां पर बात करी जाती है। उसमें बोलता है कि भाई जो कॉर्पोरेट्स हैं वो अपने बिजनेस स्कूल चला के चलते हैं जहां पर लोगों को ट्रेन किया जाता है, रोजगार परक शिक्षा दी जाती है। एकेडमिक नॉलेज हो गई, अभी रोजगार के लिए काम करके चलते हैं, जिसमें बहुत सारे ये काम करते हैं, जैसे कि आपका अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन हो गया, एशियन पेंट्स वाला हो गया, अपोलो मेडिकल स्किल्स हो गया। तो हैं तो कॉर्पोरेट, लेकिन ये इस प्रकार की शिक्षा देकर चलते हैं, तो क्या इनके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा? द आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। यहां जीएसटी की बात हम नहीं करके चलेंगे। आगे बोलता है कि भैया ऐसे ही रोजगार परक जो शिक्षा होती है उसके लिए लाइक अगर हम फेस टू फेस मैनर में ही बात करेंगे तो बात पूरी नहीं हो पाएगी, हमें ऑनलाइन जाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए सरकार ने अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए हैं। एक है स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम और दूसरी है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। इनके तहत अगर आप एजुकेशन दे रहे हो इन स्कीम के तहत, तो जो फीस वगैरह आपको मिलती है उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। उसके बाद में ये है आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। यहां पर मैं आईआरएस ऑफिसर को ट्रेनिंग दे रहा हूं, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसका मतलब ये है कि जब कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट को ट्रेनिंग वगैरह दे रहा होगा जिसमें कि सारा का सारा जो खर्चा है, फीस वगैरह, खाना पीना, आना फ्री, जाना, हमारा आना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री, सब फ्री होता है वहां पर, तो ऐसे करके और पैसे और मिलते हैं उल्टा। तो जहां पर सारा का सारा खर्चा गवर्नमेंट बेयर करती है उस केस में भी इसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। तो यहां पर सारा खर्चा हमारा गवर्नमेंट ही बेयर कर रही है, ट्रेनिंग हम दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, तो इस पर भी आपका जीएसटी नहीं आता है, ठीक है। दान धर्म शिक्षा के बाद अब नंबर आता है स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य में सबसे पहले बात करते हैं पशु पक्षियों की। तो जो पशु पक्षी होते हैं बेसिकली उनके लिए जो हेल्थ केयर की सर्विस होती है उस पर जीएसटी आपका नहीं लगाया जाता है। हेल्थ केयर में आते हैं आपके डीटीसी, डायग्नोस करना, ट्रीटमेंट करना और केयर करना, ठीक है। ये सब आप क्या जाते हैं, यानी कि जो वेटरनरी क्लिनिक है या वेटरनरी हॉस्पिटल हैं या जो पैथोलॉजी लैब है इसके संबंध में उस पर कोई किसी प्रकार की जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। उसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका कॉर्ड ब्लड बैंक का। यहां पर आकर इसमें क्या बताया जाता है, देखिए जो कॉर्ड ब्लड होता है जो बेबी के जन्म के समय वेस्ट हो जाता है बेसिकली, अगर उसको स्टोर कराने की फैसिलिटी हम लेकर चल रहे हैं तो उसके जो स्टोरेज चार्जेस होंगे, जो ब्लड बैंक अपनी सर्विसेज देगा उस पर जीएसटी नहीं आएगा। मोरओवर इसके संबंध में जो इंसिडेंटल सर्विसेज हैं जैसे कि ब्लड को कलेक्ट करने की सर्विस होगी तो उस कलेक्शन चार्जेस पर भी जीएसटी आपका नहीं लगाया जाएगा। आगे बोलते हैं हेल्थ केयर की सर्विस है इंसानों के लिए। अगर हम बात करके चलें तो क्या किया जाएगा, यहां हेल्थ केयर की सर्विस देने वाले कौन होते हैं, डॉक्टर का क्लिनिक होता है, नर्सिंग होम होते हैं, सैनिटोरियम्स होते हैं, एटसेट्रा, मतलब लाइक हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं। तो ये ऑथोराइज्ड है, एलिजिबल है। झोला छाप डॉक्टर की बात नहीं कर रहे हैं हम, उनको एग्जम्पशन दे रहे हैं जो मेडिकल सर्विस देने के लिए एलिजिबल
कैपेबल हैं। और अगर ऐसे लोग हेल्थ केयर की सर्विस दे रहे हैं तो एग्जाम्पशन मिलेगी। हेल्थ केयर में आ जाते हैं आपके लाइक DTC, डायग्नोस करना, ट्रीटमेंट करना और केयर करना। तो डायग्नोस में पैथोलॉजी लैब की सर्विस भी आपकी एग्जेम्प्टेड है। ट्रीटमेंट के अंदर जो इलाज चलता है वो भी है। और केयर के अंदर आ जाता है कि जब पेशेंट को हॉस्पिटल के रूम में लाकर उसको ऑब्जर्व करते हैं, केयर करते हैं, खाना पीना खिलाते हैं, देखते हैं, सारा कुछ कराते हैं, वो आपका केयर के अंदर आ जाता है। तो DTC यानी कि हेल्थ केयर की सर्विस दे रहे हो तो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। जहां तक सवाल है एम्बुलेंस का, अगर एम्बुलेंस चला रखी है अस्पताल ने या नर्सिंग होम ने या डॉक्टर ने चला रखी है फिर तो एग्जेम्प्ट होगी ही होगी। लेकिन क्या मेरे जैसा व्यक्ति भी एम्बुलेंस की सर्विस दे सकता है? द आंसर इज यस, हाँ दे सकता है। लेकिन क्या उस एम्बुलेंस की सर्विस को देने के लिए मेरे पास डॉक्टर की डिग्री होनी जरूरी है? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो जहां पर डॉक्टर की डिग्री होनी जरूरी है जिस सर्विस को देने के लिए, तो वहां पर सरकार ने वैसा बोला कि अगर हेल्थ केयर की सर्विस तो मैं नहीं दे सकता, डॉक्टर ही दे सकता है, लेकिन एम्बुलेंस की सर्विस मैं भी दे सकता हूं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर एम्बुलेंस की सर्विस अदर देन डॉक्टर या हॉस्पिटल किसी और के द्वारा भी दी जा रही है तो भी इसको हम एग्जेम्प्ट यहां पर करके चलेंगे। ऐसे करके बोल दिया जाता है। जहां तक सवाल है कैंटीन का, कैंटीन अगर इंडोर सप्लाई की जा रही है, पेशेंट को की जा रही है, फिर तो वो हेल्थ केयर का हिस्सा बन जाता है खाना और उस पर GST नहीं आएगा। लेकिन अगर आउटडोर की जा रही है, जो अटेंडेंट होते हैं या फिर विजिटर्स जो होते हैं उनको अगर खाना सप्लाई किया जा रहा है तो वो हेल्थ केयर का पार्ट नहीं, वहां पर GST लगा दिया जाएगा। ठीक है। डॉक्टर कभी कभी अस्पताल वगैरह बाहर से डॉक्टर को हायर भी करते हैं किसी क्रिटिकल पेशेंट का लाइक ऑपरेशन करना, ट्रीटमेंट करना वगैरह वगैरह। तो जो आपका यहां पर डॉक्टर बाहर से आता है उसको कुछ पैसे दिए जाते हैं तो उसके ऊपर भी GST नहीं आएगा, बिकॉज डॉक्टर इज गिवन सर्विसेज, हेल्थ केयर की सर्विस दे रहा है। ये जरूरी नहीं है कि उसका रेसिपिएंट पेशेंट ही हो या हॉस्पिटल हो, क्योंकि रेसिपिएंट वो व्यक्ति होता है जो पैसे देता है। ऐसे केस में डॉक्टर को पैसे देगा अस्पताल, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भी आपका एग्जेम्प्ट ही रहेगा। इज इट ओके? यस सर। तो ये वाली बातें आपकी यहां पर करी जाती है मालिक। एंड उसके बाद में मेडिकल स्टोर की बात करते हैं। तो मेडिकल स्टोर जो फार्मेसी होती है हॉस्पिटल के अंदर ही होती है। अगर मेडिसिन सप्लाई की जा रही है इन हाउस, मतलब जो पेशेंट वहां पर भर्ती हैं उनके लिए, फिर तो वो आपका बन जाता है कंपोजिट सप्लाई बन जाती है, हेल्थ केयर की सर्विस का हिस्सा बन जाएगा और उस पर GST नहीं आएगा। लेकिन अगर आउटडोर सप्लाई की जा रही है, स्टैंड अलोन सप्लाई की जा रही है मेडिसिन की, तो उसके ऊपर नॉर्मल तरीके से एज ए गुड्स GST आ जाएगा। हाउएवर कुछ एक जीवन रक्षक दवाएं GST से मुक्त हैं। जैसे आपने देखा होगा लाइक ये जो पीछे कुछ समय पहले ही लाइक जब मई के महीने में ही पीछे रेमडेसिविर नाम की एक जो दवा थी और 2-3 तरह के इंजेक्शन थे जिनकी बहुत ज्यादा अचानक से डिमांड बढ़ गई थी। कोरोना जब अपनी दूसरी लहर में लाइक बूम पर था तो उस समय पे तो सरकार ने इस तरह की जो चीजें हैं, जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, उनके ऊपर से GST माफ कर रखा है। बाकी जो दवाएं हैं उन पर नॉर्मल तरीके से GST अपना लगाया जाता है। ठीक है। तो ये हुई हमारी यहां पर आकर बात। उसके बाद आगे बोलते हैं नशा मुक्ति केंद्र। नशा मुक्ति केंद्र का मतलब हो गया कि भाई साहब जहां पर लोगों को एक न्यू लाइफ दी जाती है। जो व्यक्ति नशे में रहते हैं ना, उनका जीवन अलग होता है, मतलब जो वो ये मान के चलो कि समाज का हिस्सा है ही नहीं, उनकी दुनिया अलग ही होती है। जो नशे में धुत रहते हैं अलग ही रहते हैं। ठीक है। तो ऐसे लोगों को एक नई लाइफ देना, उनकी लाइफ को रिस्टोर करना, ये किया जाता है। तो जो नशा मुक्ति केंद्र होते हैं बेसिकली स्टैंड अलोन भी हो सकते हैं या फिर किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट का हिस्सा हो सकते हैं या किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूट का हिस्सा यहां पर हो सकते हैं। ठीक है। और इसको चलाने वाला अगर कोई ट्रस्ट है या फिर सरकार है तो इसके द्वारा जो भी सेवाएं दी जाती हैं उन पर GST नहीं लगाया जाएगा। यह है आपका रिहैबिलिटेशन सेंटर की जो सर्विसेज होती हैं। आगे बात करते हैं, यहां पर आकर बायोमेडिकल वेस्ट की चर्चा करते हैं। जो अस्पताल से निकलने वाला वेस्ट होता है, चाहे वो सिरिंज हो, चाहे वो किसी की ड्रेसिंग हुई हो या किसी का ऑपरेशन हुआ हो, तो जितना भी वेस्ट निकलता है उस वेस्ट को गवर्नमेंट की गाइडलाइन के द्वारा रिसाइकिल करवाना बेहद जरूरी होता है। तो वहां पर अगर कहते हैं कि वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन इंडिया लाइक सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो इस प्रकार के वेस्ट को रिसाइकिल करती है या फिर इसको खत्म करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, तो ये सर्विसेज, ये कंपनी अपनी सर्विस दे रही है क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स को, हॉस्पिटल वगैरह को, तो इसके ऊपर भी GST नहीं लगाया जाएगा। मोरओवर इससे संबंधित जो सर्विस होती है लाइक जैसे कलेक्शन चार्जेस एक्सेट्रा की जो सर्विसेज हैं उसके ऊपर भी आप GST की बात नहीं करके चलेंगे। सुलभ शौचालय जो होते हैं जहां पर 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया के चार्ज लगते हैं यूज करने के लिए, तो उस पर भी आपकी GST की बात नहीं होगी। स्वच्छ भारत के तहत इसकी बात करी गई है। दान, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य। अभी बात करते हैं खेलों की। खेलों के संबंध में क्या कहता है? खेल मतलब खेल। तो यहां पर सबसे पहला नाम आता है फीफा, फूफा नहीं फीफा। फीफा की बात करके चलते हैं। फीफा 2017 में और फीफा 2021 के अंदर बात करी जा रही है। अंडर 17 है, ये आपका मेंस कैटेगरी में है और ये आपका विमेंस कैटेगरी में है। तो एक इंटरनेशनल लेवल पर एक ये प्रस्ताव पारित किया गया कि भैया जो फीफा के संबंध में, फीफा जो भी सर्विस
सर्विस देगा या लेगा उस पर कोई किसी प्रकार के कोई भी कंट्री टैक्स नहीं लगाएगा। उसी बात का अलाइनमेंट करते हुए जहां भी फीफा आएगा आप आगे पीछे से जीएसटी को हटा दीजिएगा, चाहे वो मेंस कैटेगरी का हो चाहे वो वीमेंस कैटेगरी का हो। आगे बोलते हैं स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्सिंग इवेंट। स्पॉन्सरशिप के अंदर क्या होता है कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं इनको लाइक पब्लिसिटी चाहिए होती है, और जो ये लाइक स्पोर्ट्स वाले होते हैं जो मतलब इनके पास फंड नहीं होता है, भीड़ होती पर फंड नहीं होता, पब्लिक होती पर फंड नहीं इनके पास होता है, तो ये कॉर्पोरेट्स और ये जो आयोजक होते हैं इस कार्यक्रम के आपस में मिल जाते हैं, आन मिलो सजना, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं। कॉर्पोरेट्स वाले इनको जो आयोजक हैं किसी खेल के इनको पैसा देते हैं और बदले में वो उनको जो आयोजक हैं उस कॉर्पोरेट्स को पब्लिसिटी देते हैं। जैसे कि यहां पर भीड़ इकट्ठी और भीड़ पे ये टीसीएस का अपना लगा दिया, साफ द्वार बना दिया है, गेट यहां पर बना दिया है, तो यहां ऐसा नहीं बोला जाता इसके अंदर कि भाई टीसीएस बहुत बढ़िया है ऐसे वैसे, बस उसका नाम वहां पर दिख जाता है। और कोई भी चीज जितनी बार आपकी आंखों के सामने आएगी वो अपना ब्रांड के रूप में तब्दील होती चली जाती है, ऐसे मालिक यहां पर बोला जाता है। तो अगर स्पॉन्सरशिप खेलों के लिए दी जा रही है, क्योंकि खेलेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो अगर वो खेलों के लिए दी जा रही है तो वहां पर आपका जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। खेलों के अलावा अगर स्पॉन्सरशिप किसी और काम के लिए दी जा रही है तो उस पर जीएसटी आपका लगेगा, और वो भी रिवर्स चार्ज के अंदर जाकर जीएसटी लगवा दिया जाता है। सावधान, इधर देखो जरा। उसके बाद में आगे आता है स्पोर्ट्स के संबंध में ही कि जो इंडिविजुअल्स हैं बेसिकली अंपायर, प्लेयर, कोच, मैनेजर और जो रेफरी आपके होते हैं ये अपनी सर्विस दे रहे हैं किसी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को, बीसीसीआई को दे रहे हैं, जीएसटी ना लगेगा। मोरओवर बीसीसीआई अगर अपनी सर्विसेज यूपी क्रिकेट एसोसिएशन एक अनदर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस देती है तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। एग्जम्पशन सिर्फ इतनी है, इसके अलावा जो मर्जी कॉम्बिनेशन बनाओगे उस पर जीएसटी लगा दिया जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग बीसीसीआई का ही एक हिस्सा है, लेकिन जो आईपीएल की फ्रेंचाइजीज हैं वो बीसीसीआई का हिस्सा नहीं है, जो कि अलग अलग अपनी टीम बना रखी है जो बिजनेसमैन है उन लोगों ने। तो अगर उनको प्लेयर को वहां से जो पैसा मिलता है, जो फ्रेंचाइजी से पैसा मिलता है 10-20 करोड़ रुपए, उस पर नॉर्मल तरीके से जीएसटी आएगा, क्योंकि वो पैसा उनको एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी से नहीं मिल रहा है बल्कि फ्रेंचाइजीज से मिल रहा है जो कि रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी नहीं है। सेलेक्टर, कमेंटेटर एक्सेट्रा अगर ये सर्विस देते हैं तो नहीं जी नहीं, इस पर एग्जम्पशन ही, एग्जम्पशन इसी पे प्लेयर, अंपायर, कोच, मैनेजर अगर ये अपनी सर्विस देते हैं रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को, आरएसबी को, तो वहां पर जीएसटी नहीं है, अदरवाइज आपका जीएसटी लगा दिया जाएगा। दान, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, खेल के बाद अगला नंबर आता है सरकार का। सरकार में आके सबसे पहले क्या बोलते हैं सरकार, वो कहते हैं कि देखिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या यूनियन टेरिटरी अपनी सर्विसेज देते हैं जो कि असाइंड है इनको आर्टिकल नंबर 243G और W के अंदर, चाहे वो लैंड कंसोलिडेशन की सर्विस हो, लैंड रिफॉर्म की हो, अर्बन टाउन प्लानिंग की हो, पब्लिक हेल्थ की हो, कोई सी भी इस प्रकार की सर्विस यहां पर दी जा रही हो, तो अगर इसके द्वारा दी जा रही तो उसको हम गेट नंबर 2 से ही आउट अपना करवा देते हैं, इसको सप्लाई ही नहीं बनाया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है कि जब ये किसी गवर्नमेंटल अथॉरिटी के द्वारा वही वाली सर्विस अगर दी जा रही है तो क्या होगा, तो फिर इसको हम गेट नंबर 5 यानी कि हम इसे एग्जेम्प्ट कर देते हैं, और गेट नंबर 2 से जाने का मतलब यह है कि इसको सप्लाई ही नहीं माना जाता है। तो मोटी बात यह है कि अगर कोई भी देश, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी या गवर्नमेंट अथॉरिटी आउटपुट सर्विस दे रही है तो चाहे सप्लाई ना हो इस वजह से या एग्जम्पशन में है इस वजह से फाइनली जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। लेकिन ये सरकार क्या करती है कि इन चीजों को ना आउटसोर्स कर देती है, किसी थर्ड पार्टी से सर्विसेज अपनी लेकर चलती है, तो क्या उसके ऊपर जीएसटी आएगा? जी नहीं, तब भी यहां पर कोई किसी प्रकार का जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पॉइंट था कि अगर ये सिर्फ सर्विस के रूप में ली जाती है, प्योर सर्विस ली जाती है, गुड्स की कोई मिलावट नहीं है, मतलब कंपोजिट सप्लाई नहीं है, एक्सक्लूसिवली सर्विस एलिमेंट आ रहा है, तो वहां पर आपका जीएसटी मुक्त कर दिया जाता है। लेटर में एक अमेंडमेंट डालकर एक पॉइंट और ऐड किया गया था कि चलो ठीक है, गुड्स का पोर्शन भी हो सकता है लेकिन वो मैक्स टू मैक्स 25% तक हो सकता है, इससे ऊपर नहीं होगा, यानी कि एटलीस्ट सर्विस का जो पोर्शन आएगा 75% आना चाहिए। पहले तो 100% की बात किया करते थे, लेकिन बाद में बोला कि चलो 75% भी है तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसको यहां पर आकर एग्जेम्प्ट कर देंगे। क्योंकि कई बार कंपोजिट सप्लाई की जाती है, जैसे मान लीजिए स्ट्रीट लाइट का मेंटेनेंस हो रहा है तो आपकी लेबर भी शामिल है और स्ट्रीट जो लाइट्स हैं बेसिकली वो भी उसमें शामिल हो जाती हैं, तो अगर उनका शेयर 25% तक है गुड्स का तो एग्जम्पशन यहां पर दे दी जाएगी, अदरवाइज दिक्कत वाला काम हो जाएगा। आगे गवर्नमेंट संबंधी बातें की जाती है, उसमें यह बोला जाता है कि देखो अगर गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज दे रही है किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को, अभी बिजनेस एंटिटी क्या है, जो भी बिजनेस करता है उसे हम बिजनेस एंटिटी के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए बिजनेस करता है लाइक आलू है, टमाटर, भिंडी, लौकी, खीरा, संतरा, मिठाई, अगर ये सब्जी बेचने वाला है वो भी एक बिजनेस एंटिटी है, चने ये भी एक बिजनेस एंटिटी है, चाय ये भी एक बिजनेस एंटिटी ही है, ये सब बिजनेस एंटिटी है। छोटा है, बड़ा है, इंडिविजुअल है, कंपनी है, फर्म है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। जो बिजनेस करता है वो
बिजनेस एंटिटी अपना कहा जाता है। तो अगर सर्विस दी जाती किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को, सैलरीड पर्सन को, एक आम आदमी को, यानी कि जो बिजनेस नहीं करता है उसको अगर सर्विस दी जाती है तो हम लोग यहां पर जीएसटी की बात नहीं करके चलेंगे। ऐसा है जी, क्योंकि सरकार ऑलवेज चाहती कि सरकारी सेवाएं सस्ते दामों पर पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए, ऐसा सरकार यहां पर मान के चलती है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर जीएसटी लगाएंगे तो सामने वाले को क्रेडिट यहां पर अवेलेबल हो नहीं पाएगा। जब क्रेडिट इसको नहीं मिल पाएगा तो ऐसी अवस्था के अंदर वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा ऐसी की तैसी में जान दो, हम इसे यहां पर एग्जेप्ट कर देते हैं। उसके बाद अगर ये सर्विस दी जाती है आपके किसी बिजनेस एंटिटी को तो वहां पर दो बातें हो जाती हैं कि ये आपकी अमीर बिजनेस एंटिटी को जा रहा है या फिर गरीब को जा रहा है। गरीब बिजनेस एंटिटी का मतलब यह है कि जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो टर्नओवर था 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख तक ही सीमित रहा था। अगर ऐसा है तो उसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन तक नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात उसे क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा तो कॉस्ट का पार्ट बनेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने सरकारी सेवाओं को सस्ता रखने के लिए कहा कि ठीक है, हम इसके ऊपर जीएसटी की बात नहीं करके चलेंगे। उसके बाद में फिर यहां पर और बात हुई कि अगर मान लीजिए ये अगर अमीर बिजनेस एंटिटी को दिया जा रहा है तो क्या, तो फिर वहां पर दो बातें कर दी कि अगर मान लीजिए इसकी जो वैल्यू है स्मॉल वैल्यू सर्विस है या फिर हाई वैल्यू है। स्मॉल वैल्यू का मतलब अगर इस सर्विस की वैल्यू 5,000 तक सीमित है तो भी हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। और अगर मान लीजिए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस अगर दी जा रही है तो वहां पर हम पर फाइनेंशियल ईयर वाइज देख के चलेंगे। अगर 5,000 तक की बात की जा रही है तो जीएसटी नहीं होगा, अदरवाइज फिर आपका जीएसटी लगा दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए अमीर बिजनेस एंटिटी में हाई वैल्यू सर्विस है तो फिर जीएसटी लगा देंगे, क्योंकि पता है कि अगर जीएसटी लग भी जाएगा तब भी वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनने वाला है, क्योंकि सामने वाले को क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। तो फिर सर माफी कर देते, नहीं ऐसा नहीं, सरकार बड़ी मुश्किल से माफ करती है, क्योंकि जब जब जीएसटी माफ किया जाता है तब तब वो चेन टूटती है जो सरकार ने बना के रखी हुई है, क्रेडिट की चेन टूटती है और सरकार ये नहीं चाहती। तो सरकार को भले ही पैसा ना मिले लेकिन कंट्रोल तो मिलेगा अगर ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगाया जाता है, तो ऐसे करके बोल दिया जाता है मालिक। उसके बाद में आगे बोलते हैं कि गवर्नमेंट अगर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अपनी सर्विसेज दे रहा है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहा है, तो यहां पर भी आपका जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। लेकिन कुछ चीजों के ऊपर डेलिबरेटली, भले ही वो गवर्नमेंट सर्विस क्यों ना हो, उसके ऊपर आपका जीएसटी यहां पर लगाया जाता है। वो नाम है आपका पीवीटी का। पीवीटी का मतलब हो जाता है पोस्ट ऑफिस की सर्विस हो। ध्यान दीजिए, जब देखा कि भैया जो पोस्ट ऑफिसेज हैं, पोस्ट ऑफिस की रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पार्सल पोस्ट, एजेंसी सर्विसेज, है ना, इस प्रकार की जो सर्विसेज हैं इनके ऊपर आपका नॉर्मली जीएसटी नहीं आया करता था। तो इससे प्रॉब्लम हुई, डीटी-डीसी वालों को प्रॉब्लम हुई कि भैया ये तो दिक्कत है, आपके ऊपर जीएसटी नहीं, हमारे ऊपर जीएसटी है, तो ये क्या मामला है। तो बेसिकली जो पोस्ट ऑफिस की सर्विस होती है, स्पीड पार्सल पोस्ट वगैरह की, ये दी जाती है टू गवर्नमेंट को भी दी जाती है और टू नॉन गवर्नमेंट को भी दी जाती है। अब देखिए, जो भी इनकम टैक्स वगैरह से अगर कोई मान लीजिए कागज पत्र हार्ड कॉपी में आ रहा है या आरओसी से आता है तो पोस्ट ऑफिस के जरिए ही आता है। डीटीडीसी जो कुरियर वाला है, क्या ये गवर्नमेंट को अपनी सर्विस देता है? शायद नहीं, और ना के बराबर। इनकी सर्विस होती है बेसिकली नॉन गवर्नमेंट को दी जाती है। तो यानी ये कह सकता हूं कि जहां पर हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं वहां पर इनका कॉमन कॉम्पिटिशन नहीं आता, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑलवेज पोस्ट ऑफिस की सर्विस ही लेकर चलते हैं। तो जहां पर इनका कंपटीशन नहीं है तो भैया सरकार यहां तो जीएसटी लगाती है। अब यहां पे लगाए चाहे हटाए, इससे डीटीडीसी वाले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने यहां पर जीएसटी नहीं लगाया, बिकॉज यहां उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नॉन गवर्नमेंट वाला एरिया है, ये कॉमन एरिया है। यहां पर आकर अगर मान लीजिए मैं एक कस्टमर हूं और मुझे माल इससे भेजूं या फिर इससे भेजूं, इस पे जीएसटी लगता है, इस पे नहीं लगता है, तो ऐसे हालात में मैं पोस्ट ऑफिस से भेजूंगा और ये डीटीडीसी के कस्टमर कट जाएंगे। तो टू मेंटेन पैरिटी विद द प्राइवेट प्लेयर्स, गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, हम अपने ऊपर भी लगाएंगे और तुम्हारे ऊपर भी लगाकर चलेंगे। तो इसलिए बोला गया, फाइनली कहा गया कि देखिए, पोस्ट ऑफिस की सर्विस है, आज के जमाने की सर्विस है, लाइक स्पीड पोस्ट, पार्सल पोस्ट एटसेट्रा, और अगर नॉन गवर्नमेंट को दी जाती है तो जीएसटी आपका लगा दिया जाएगा। ऐसे ही वेसल या एयरक्राफ्ट संबंधी जो सर्विस होती है, पार्किंग की, रिपेयर मेंटेनेंस एटसेट्रा की, इस पर भी आपका जीएसटी नहीं आएगा। साथ में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर की सर्विस दी जाती है सरकार के द्वारा, तो वहां भी जीएसटी आपका लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा? सर जी, वहां पर भी आपका जो जीएसटी है ये मैं बताऊं, भगवान झूठ ना बुलाए, लगा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए ये आपकी हिमाचल टूरिज्म की बस आपको यहां देखने के लिए मिल रही है, बिल्कुल ठीक है जी, और ये आपकी प्राइवेट बस है, दोनों के दोनों टूरिस्ट बस हैं। अगर ऐसा हो जाए कि इसके ऊपर जीएसटी लग जाए, इसके ऊपर जीएसटी ना लगे, तो रास्ते में एक बस दूसरी बस को चढ़ाएगी, ले तेरे ऊपर तो लगता है, मेरे ऊपर तो बिल्कुल नहीं लगता, तो हो सकता है कि बस आपस में टकरा जाए, क्योंकि बस का भी दिमाग खराब हो सकता है। इसलिए पैरिटी मेंटेन करनी थी, या तो दोनों के ऊपर से जीएसटी को हटाइए या दोनों के ऊपर जीएसटी को लगाइए। तो पैरिटी मेंटेन कर दी कि ठीक है भैया, टूरिस्ट बस चाहे तुम्हारी हो, प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, दोनों के ऊपर जीएसटी आपका लगा दिया जाएगा। तो यहां पर ये पीवीटी के जरिए सरकार ने पैरिटी मेंटेन करने के लिए ऐसा यहां पर किया है। तो ये हमारी बात चल रही थी गवर्नमेंट सर्विसेज को लेकर, यहां तक हमारा पॉइंट हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते, आगे बोलते हैं गारंटिंग ऑफ लोन। कभी कभी
क्या होता है कि जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स होती हैं या जो पीएसयूज हैं बेसिकली, इनको एक हैवी लोन चाहिए होता है। मान लीजिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को किसी बैंक से 10,000 करोड़ का लोन चाहिए होता है। बैंक कहता है कि ठीक है मैं आपको लोन दे दूंगा, लेकिन कल को अगर रीपेमेंट नहीं हुआ, मेरा पैसा वापस नहीं आया तो मैं तो मारा जाऊंगा, इसलिए मुझे सरकार से गारंटी दिलवाओ कि अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो सरकारी खजाने से मुझे पैसा मिल जाएगा। अब यहां पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जाती है सरकार के पास में कि साहब मेरे लिए यहाँ पे गारंटी दे दो। वो कहते गारंटी तो दे देंगे लेकिन कमीशन लेंगे अपना हम गारंटी का। करे ठीक है जी, कितना लोगे? हमने कहा जी 1% लेंगे। तो सरकार अपनी ही अंडरटेकिंग या फिर पीएसयू से 1% का कमीशन ले रही है। 10,000 करोड़ की गारंटी दी है तो उसका 1% हो जाता है 100 करोड़। तो 100 करोड़ का कमीशन यहां पर आईओसी ने दिया सरकार को, तो इस 100 करोड़ के कमीशन के ऊपर जीएसटी आपका नहीं लगाया जाएगा, ऐसे बोल दिया जाता है। लॉन्ग टर्म लीज की बात करते हैं। सरकार क्या करती है, कोई भी एरिया जब डेवलप हो रहा होता है, जैसे यूपी के अंदर जेवर टाउन के अंदर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा भाई साहब बनने के लिए जा रहा है, ऐसे हालात के अंदर क्या किया जाएगा, तो वहां आसपास की जो जमीनें हैं वो बहुत तेजी से डेवलप आपकी हो रही हैं एंड हो जाएंगी। ठीक है, यस सर, और कोई दिक्कत नहीं है जी। तो सरकार वहां पर ज्यादा जमीन एक्वायर कर लेती है और कभी कभी प्राइवेट पार्टिसिपेशंस को जोड़कर भी जमीन अच्छी खासी एक्वायर वहां पर कर लेती है। फिर उस जमीन को लॉन्ग टर्म लीज पर दिया जाता है, 30 ईयर और मोर लीज पर दिया जाता है। तो ऐसे वाले केस के अंदर हम बोल रहे हैं कि यहां पर जीएसटी आपका नहीं लगाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो अंडरटेकिंग है सारी की सारी जमीन सरकार के द्वारा ओन्ड होनी चाहिए या फिर कम से कम सरकार की 20% की पत्ती उसके अंदर जरूर होनी चाहिए, तभी आपको ये लॉन्ग टर्म लीज देने पर एग्जम्पशन अवेलेबल करवा दी जाती है। आगे बात करते हैं यहां पर आकर स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम ऑब्वियसली बात आप जानते हैं स्पेस के अंदर होता है और वहां से ये धरती की तरफ जो बैंडविड्थ्स आ रही होती हैं, तो इन बैंडविड्थ्स के हम ब्लॉक्स कर देते हैं, ज्योग्राफिकली इनको बाउंड कर देते हैं, लाइक वेस्ट यूपी या दिल्ली प्लस हरियाणा, इस प्रकार के स्पेक्ट्रम के ब्लॉक्स इनके कहे जाते हैं। और जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है वो इनकी इंटरनेशनल लेवल पर बिडिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं और उसी के ऊपर हम बात करते हैं कि जीएसटी लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा। 1/4/2016 से पहले कोई किसी प्रकार का जीएसटी इस पर नहीं होता था। पहली बार 1/4/2016 से इस पर आपका इनडायरेक्ट टैक्स आया। उस समय आपका सर्विस टैक्स हुआ करता था, तो सर्विस टैक्स दायरे में 1/4/2016 से ये आ गया। फिर 1/7/2017 से आपका जीएसटी आ गया, तो जो सर्विस टैक्स था वो जीएसटी ग्रुप में परिवर्तित हो जाता है। अब मेरा सवाल यह है कि अगर कोई पेमेंट पुराने पीरियड के संबंध में है, यानी कि 1/4/2016 से पहले के पीरियड की है, जब कोई किसी प्रकार का सर्विस टैक्स या जीएसटी नहीं था, और वो पेमेंट अगर आज रिसीव हो रही है जीएसटी के टाइम पर, तो क्या उसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए? द आंसर इज नो। वही वाली बात आपकी यहां पर बताई जाती है। आगे बात करते हैं, एक है आपका इंडियन रेलवे और एक होता है आपका इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंडियन रेलवे को कुछ ये वैगन कोच लीज पर अपना देकर चलता है। जनरली लीज पीरियड 10 साल का होता है। तो अगर ये ऐसे करके दिया जाता है तो क्या उस लीज रेंटल के ऊपर जीएसटी आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी, और जीएसटी लगाया नहीं जाएगा। गवर्नमेंट बहुत प्रकार की सर्विसेज जहां पर देकर चलती, जैसे कि मान लीजिए अलग अलग तरह की टेस्टिंग सरकार करवा के चलती है, फायर फाइटिंग के सर्टिफिकेट देती है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो उसका सर्टिफिकेट देती है कि आपकी मैगी में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं या नहीं है। आरओसी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है कंपनीज का। तो इस प्रकार की बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस, कैलिब्रेशंस, टेस्टिंग्स ये सरकार यहां पर करवाती है, सर्टिफिकेट इश्यू करती है, उसके लिए सरकार फीस देती है। उस फीस के ऊपर जीएसटी की बातें नहीं करी जाएंगी, ऐसी बात हम आपको यहां पर बताना चाहते हैं। उसके बाद में आता है आपका जीएसटी का पोर्टल। जीएसटी पोर्टल आप जानते हैं इट इज ओन्ड बाय द जीएसटीएन, और जीएसटीएन को पैसा आता है बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से पैसा आता है। जीएसटीएन एक ऐसी कंपनी जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो जो भी इसमें कंट्रीब्यूशन आता है, जो फंड आता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से, उस फंड्स के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि जीएसटीएन बेसिकली एक पर्दा है। इन्फोसिस को डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं देना चाहते, तो बीच में एक पर्दा क्रिएट कर दिया जीएसटीएन का, तो यहां पर कंट्रीब्यूशन आएगा और जीएसटीएन इकट्ठा पूरा पेमेंट आगे इन्फोसिस को कर देगा विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी पोर्टल। नॉन परफॉर्मेंस की बात करते हैं। जब जब आप कभी किसी भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ोगे और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ने के बदले अगर आपने कुछ डैमेजेस या पेनल्टीज गवर्नमेंट को देनी पड़ रही हैं, तो उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट वायलेट कर दिया है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ने अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट वायलेट कर दिया है, नॉन गवर्नमेंट के संबंध में था, वहां आपको कुछ पेनल्टी वगैरह देना पड़ता है, तो वो आपका पूरा का पूरा टैक्सेबल रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने पर जो आपको चार्जेस पे करने पड़े, जो चार्जेस सरकार की पॉकेट में गए हैं, वहां पर
आपका जीएसटी एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। आगे बात करते हैं एग्रीकल्चर के संबंध में। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है बताते हैं। देखिए, ये जो नदी नाले वगैरह होते हैं, इनसे किसान के खेतों की सिंचाई की जाती है, तो इसके लिए किसानों को कुछ पैसा सरकार को बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है। ये नहर वगैरह काटकर सरकार ही कटवाती है बेसिकली, और इस तरह से कुलाबे वगैरह बनवा देती है और इससे खेतों की सिंचाई होती है। इसके लिए सरकार कुछ पैसा किसानों से चार्ज करती है, उस पैसे के ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। तो इस प्रकार से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं बेसिकली एक इंडिविजुअल फार्मर को दी जा रही हैं, तो वहां पर भी जीएसटी की बात नहीं होगी। जिस प्रकार से स्पेक्ट्रम का सीन था कि 1/4/2016 से पहले जीएसटी नहीं था, मतलब ना सर्विस टैक्स था ना जीएसटी था, वही इंडायरेक्ट टैक्स नहीं था, लेकिन 1/4/2016 के बाद में आ गया। वही सीन आपका कोल माइन के संबंध में था, और यहां पर भी वही बात बताई जा रही है कि अगर कोई पुराना चार्जेस है, उस समय जब कोई टैक्स नहीं हुआ करता था, अगर वो पैसा आज मिल रहा है तो ऐसे हालात के अंदर उस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? सर, वैसे हालात में उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। आगे बात करते हैं, यहां पर मर्चेंट ओवर टाइम फी की बात करी जा रही है। छुट्टी के दिन या ऑफिस आवर के बियॉन्ड अगर कस्टम अधिकारी काम करता है तो उसको ओवर टाइम सैलरी मिलती है। ठीक है, दिवाली के दिन किसी इंपोर्टर एक्सपोर्टर का कंसाइनमेंट आया जा रहा है, अधिकारी को वहां पर बैठना पड़ रहा है, तो अधिकारी को मिलेगी ओवर टाइम सैलरी। सैलरी पे तो जीएसटी है नहीं, गेट नंबर 2 से आपका आउट हो जाता है। दूसरी बात यह है कि वहां पर इंपोर्टर एक्सपोर्टर जो कि छुट्टी वाले दिन या फिर ऑफ आवर्स में हमसे काम करवा रहा है, तो उससे एक फीस ली जाती है जिसे बोलते हैं मर्चेंट ओवर टाइम फी, और उस मर्चेंट ओवर टाइम फी जो पेमेंट की जा रही है उसके ऊपर जीएसटी की बातें नहीं करी जाएंगी, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। आगे है राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई जो डाली जाती है 10 रुपए की फीस उस पर लगती है, उस पर भी आपका जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ईआरसीसी जो नॉर्मल रॉयल्टी होती है उसके एक्सेस में कभी कभी लकीली आपकी बन जाती है, जो एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन होगा उसके ऊपर भी जीएसटी की बात नहीं करी जाती है। ये कोल माइन के संबंध में है। ठीक है, उसके बाद में फिर आगे बात करते हैं एग्रीकल्चर के संबंध में। दान, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सरकार, और आगे बात कर रहे हैं यहां पर आकर हम किसान की। किसान के अंदर आता है कि भाई जैसे किसान की अपनी ट्यूबवेल होती है ये, ठीक है, और किसान ट्यूबवेल के पानी पी लें जरा, हम पी लो। यस, अब बात करते हैं यहां पर आकर हम एग्रीकल्चर के संबंध में। तो क्या कहता है, देखो, एक किसान आदमी होता है, उसे अपनी एक ट्यूबवेल चलानी होगी। ट्यूबवेल चलाने के लिए उसे बिजली का एक कनेक्शन लेना पड़ता है। उस कनेक्शन के लिए कई सारे पोल्स और ये तार वार खींचे जाते हैं ट्रांसफार्मर से यहां तक का। ये जो पोल हैं, वायर हैं, ये प्रॉपर्टी सरकार की ही होती है, लेकिन जो किसान आदमी होता है उससे लेबर चार्जेस या कनेक्शन चार्जेस के नाम पर 50 से 60 हजार रुपए के आसपास का पैसा लिया जाता है। उस 50-60 हजार रुपए के ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। पर ध्यान दीजिएगा, ये तभी है जब किसान अपने इस पर्पस के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, पशुपालन के लिए ये बिजली का कनेक्शन ले रहा हो। अगर मान लीजिए मैं भी गांव में रहता हूं और मेरी आटा चक्की है, आटा चक्की चलाने के लिए मैंने बिजली का कनेक्शन लिया है, उस पर नॉर्मल तरीके से कनेक्शन चार्जेस के ऊपर जीएसटी आ जाएगा। तो ये एग्रीकल्चर के लिए है सिर्फ एग्जम्पशन। एग्रीकल्चर में पशुपालन और खेती बाड़ी दोनों आ जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं यहां पर कि भाई राइस के संबंध में है। हम अच्छे से जानते हैं कि जहां पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात होती है वहां पर ढेरों एग्जम्पशंस तरह तरह की आ जाती हैं, लेकिन क्या राइस एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है? द आंसर इज नो। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वो होता है जो खेत से निकलता है, और खेत से धान निकलता है, पैडी निकलता है, चावल नहीं। चावल बनता है राइस मिल में जाने के बाद, वहां प्रोसेस होने के बाद। तो चावल चूंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में नहीं आता है, पर चूंकि ये रोटी कपड़ा मकान, रोटी मतलब भोजन, और ये इंडिया के अंदर मुख्य भोजन के रूप में अधिकतम खाया जाने वाला प्रोडक्ट है, तो ऐसे में इसको सरकार ने अलग से कई सारे बेनिफिट्स अवेलेबल करवा रखे हैं। और यहां पर ये कहते हैं कि लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग, वेयर हाउसिंग एटसेट्रा ऑफ द राइस, इस पर आपका जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। उसके बाद में आगे बोलते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब होता है जैसे मान लीजिए इमली हो गई, शहद हो गया, शिकाकाई हो गया, कालमेघ की पत्तियां हो गई, चिरौंजी हो गई, है ना। तो ये जो चीजें होती हैं आपकी ना, इनको मालिक बोला जाता है फॉरेस्ट प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर क्या बोलते हैं कि उसे मैनुअली उगाया जाता है, तैयार किया जाता है, लेकिन जो जंगली होते हैं वो ऑटोमेटिकली उग आते हैं। जैसे बांस का पेड़ हो गया, बैम्बूज हो गए, ये सभी के सभी यहाँ पे कहे जाते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो इनका जो स्टोरेज और वेयर हाउसिंग होती है उस पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाता है। और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए एक चीज और बोली गई कि साथ में जैसे कि दाल हो गई, दलिया हो गया,
लाइक जूट हो गया, है ना, सन हो गया, तो इस तरह की जो चीजें, तेंदुपत्ती, कॉफी लीव्स एटसेट्रा, इनकी भी अगर आप वेयर हाउसिंग करते हो तो उस पर भी आपका जीएसटी नहीं लगाया जाता है। ये बात यहां पर बोली जाती है। तो ये पॉइंट बेसिकली तीनों के तीनों वेयर हाउसिंग से ही संबंधित है। पहले हम बोला चावल, दूसरे में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और तीसरे के अंदर जो है वो बेसिकली कुछ एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से मिलते जुलते हैं और कुछ एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का अगला स्टेप होता है। जैसे लाइक अरहर का जो दाना होता है, जो साबुत दाल होती है, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, लेकिन जब उसको स्प्लिट कर देते हैं, दाल में परिवर्तित कर देते हैं, तो दाल जो पल्सेस होती है बेसिकली स्प्लिट होने के बाद इन इटसेल्फ वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं रह जाती, बट स्टिल उसके लिए भी हमने यहां पर बेनिफिट एक्सटेंड कर दिया है, ऐसे करके बोला जा रहा है। आगे बात करते हैं बिजली लाने की। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है हमारी बैकबोन होती है, तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का जन्म होता है, जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर होना अपने आप में सप्लाई नहीं है, जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद जो हाई वोल्टेज लाइन, जो वोल्टेज होते हैं, उनको ट्रांसमिट किया जाता है और फिर यहां पावर हाउस में आकर इनको आगे फर्दर छोटी छोटी लाइनों के 440 वोल्ट के माध्यम से आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ट्रांसमिशन है और ये छोटी लाइनों में डिस्ट्रीब्यूशन है। तो चाहे बिजली का ट्रांसमिशन हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। आपके घर में जो बिजली का बिल आता है उसमें जो यूनिट चार्जेस होते हैं उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा इससे संबंधित बाकी जो खर्चे होते हैं, जैसे कि आपसे एक मीटर चार्ज लिया जाता है, डिपेंड करता है कि आपके घर में कितने किलोवाट का कनेक्शन है, उसके ऊपर जीएसटी आएगा। लाइन शिफ्ट करा रहे हो, उसके ऊपर आपका जीएसटी आएगा। ट्रांसफार्मर जल गया, नया बदला जा रहा है, आपसे कुछ पैसे ले जा रहे हैं, जीएसटी आएगा। डुप्लीकेट बिल निकलवा रहे हो, जीएसटी जाएगा। मतलब जो भी आप अदरवाइज एक्टिविटीज की बात करोगे, जीएसटी जाएगा। दरअसल ये जो यूनिट चार्जेस हैं, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके ऊपर जीएसटी ना जाने के पीछे एक और कारण है कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाई जाती है, जो कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट को जाती है। ठीक है, अब इसलिए कहा कि भैया डबल टैक्सेशन यहां पर हो जाएगा, मतलब दोहरा इस पे टैक्स पड़ जाएगा। इसलिए कहा कि चलो ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है तो हम जीएसटी इसके ऊपर नहीं लगाते हैं। बाकी जो खर्चे पानी होते हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं आती, इसलिए उनके ऊपर जीएसटी लगा दिया जाता है। अब बात करते हैं आगे की, अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट प्लेयर है, जैसे मान लीजिए मैं हूं, मैंने अपना कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर रखा हुआ है या कोई सोलर सिस्टम मैंने अपना बना रखा है, और वहां से मैं घरों में, खासतौर पर टाउन में, छोटे छोटे कस्बों में ऐसा होता है कि घरों में पंखे वगैरह जलाने के लिए, चलाने के लिए अपना ये बिजली दी जाती है। तो वहां से जो भी मेरे पास में कलेक्शन होती है, क्या वो जीएसटी के दायरे में आएगा? द आंसर इज यस, क्योंकि यहां एग्जम्पशन की जो पूरी लाइन है वो ये कहती है कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय द ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब है दैट आर ऑथराइज्ड बाय द एक्ट और बाय द गवर्नमेंट। वो लाइसेंस होल्डर होते हैं कि वो ट्रांसमिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एलिजिबल हैं और तभी वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के दायरे में आते हैं। मोटी बात ये समझेंगे कि या तो ड्यूटी आएगी इलेक्ट्रिसिटी की या फिर आएगा जीएसटी, इनमें से कोई एक ही यहां पर देखने के लिए मिलेगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है तो वहां जीएसटी नहीं आएगा, और जहां पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं है वहां पर आपका जीएसटी लगा दिया जाएगा। राइट, यस सर। वो सारी बात आपकी यहां दे रखी है। आगे बात करते हैं एग्रीकल्चर के संबंध में ही थोड़ी बातें और डिटेल में यहां पर बता रखी हैं। इसमें यह बताया जाता है कि देखिए, कुछ एक सर्विसेज हैं जो कि एग्रीकल्चर के संबंध में दी जाती हैं। एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती बाड़ी करना, लाइक दिस, ये खेती बाड़ी करने का सीन आ रहा है। इसमें पशुपालन भी आपका आ जाता है, लेकिन इसमें कभी भी घोड़ा पालन नहीं आता है। घोड़ा शौक के लिए पाला जाता है और जो पशु पाले जाते हैं वो फूड, फाइबर, फ्यूल एटसेट्रा, इन चीजों के लिए उनको पाला जाता है, जबकि घोड़ा दूध नहीं देता है। दैट्स वाई इसको यहां पर हम पशुपालन के दायरे से बाहर कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में आगे यहां पर बात की जाती है कि अगर आप सर्विसेज आपकी एग्रीकल्चर के संबंध में है या फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के संबंध में है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब जो खेतों से बाहर निकल के आता है उससे, जैसे ये फल सब्जी हो गए आपके, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। गेहूं आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, खेत के बाहर यही आता है। सर बस सर खेत में तो सर बाली होती है, ठीक है बाली होती है, लेकिन उसकी जो थ्रेशिंग की एक्टिविटी है वो खेत में ही होती है और खेत के बाहर जब कदम रखता है तो वो गेहूं ही होता है। लेकिन पैडी वाले केस में खेत के बाहर जो कदम रखता है वो पैडी होता है, चावल बनता है राइस मिल में जाकर। ठीक है, तो ये आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। पैडी आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, लेकिन चावल आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। ठीक है, वैसे करके यहां पर बोल दिया जाता है। शुगर कैन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, लेकिन उससे बना हुआ शुगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। मस्टर्ड, जो मस्टर्ड है, जो सरसों है, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, बट मस्टर्ड ऑयल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। ठीक है, वो सब खेत के बाहर है। खेत में से मस्टर्ड निकलता है, ना कि मस्टर्ड ऑयल निकलता है। ठीक है, वैसे करके
किस किस तरह की एक्टिविटीज की बात होती है, जैसे मान लीजिए खेती बाड़ी, पशुपालन या इनके संबंध में, लाइक फार्म लेबर की सप्लाई हो गई, एग्रो मशीनरीज इसके संबंध में ली जाती है, इनका ट्रांसपोर्टेशन इनका होता है ना, जमीन किराए पर दी जाती है इस तरह की, लाइक पशुपालन के लिए जमीन किराए पर दी जा रही है। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज इनसे कनेक्टेड हैं उन सबके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। आप अनाज मंडी, फल मंडी में अपनी फसल को लेकर जाते हैं, वहां पर कुछ आढ़त के नाम पे चार्ज कट जाते हैं, उन पर भी आपका जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, ऐसे करके बोल दिया जाता है। आपने मान लीजिए जमीन किराए पर दिया पशुपालन के लिए, क्या जीएसटी लगेगा? द आंसर इज नो। लेकिन अगर वही जमीन अस्तबल के लिए दी है तो अस्तबल पशुपालन में नहीं आता है, वहां पर आपका जीएसटी लगवा दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे करके बोल दिया जाता है मेरे बच्चे, मेरे कबूतर। फ्यूमिगेशन की सर्विस की बात करते हैं। फ्यूमिगेशन का मतलब जो कीटनाशक होते हैं, छिड़काव होते हैं बेसिकली, या धुआं किया जाता है उसके माध्यम से, या गैस छोड़ी जाती है जिससे कीड़े मकोड़े मार दिए जाते हैं, तो ये एक्टिविटी के ऊपर भी आपका जीएसटी नहीं लगाया जाता, ऐसी बात बोली जाती है। साथ में जो जॉब वर्क किया जाता है एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के संबंध में, उस पर भी आपका जीएसटी मुक्त सरकार ने कर रखा है। अच्छा जी सर, लेकिन ये जो धान से हम चावल निकालने की प्रोसेस करते हैं, ये जो जॉब वर्क बेसिकली एक प्रकार से किया जा रहा है, तो क्या राइस मिल के रिस्पेक्ट में इस पे जीएसटी आएगा नहीं आएगा? स्पेशली सर्कुलर इसके बारे में दिया हुआ है, राइस मिल को जीएसटी के दायरे में लेकर आना था, इसलिए बोला गया इसके ऊपर निश्चित तौर पर जीएसटी आपका लगवाया जाएगा। आगे है इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक, यानी कि जो कृत्रिम गर्भाधान केंद्र होते हैं, जहां पशुओं के लिए, लाइव स्टॉक के लिए ये कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा दी जाती है, तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगाया जाता, यानी कि पशुओं के जन्म की प्रोसेस के लिए जीएसटी की बात नहीं होगी। आगे है मृत्यु की प्रोसेस, यानी कि जो स्लॉटर हाउस होते हैं जहां पर ये सर्विस दी जाती है पशुओं को काटे जाने की, तो उस सर्विस के ऊपर भी जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। शाकाहार की बात कर लेते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल के संबंध में कई प्रकार की एक्टिविटीज की जाती हैं, खासतौर पर एक्टिविटी खेत पर नहीं की जा रही, जो खेत पर की जा रही है वो पिछले वाले पॉइंट, एग्रीकल्चर वाले पॉइंट से ही बाहर हो जाती है, जैसे टेंडिंग है, प्रूनिंग है, कटिंग है, सफाई है, जो भी खेत पर हुआ है तो वैसे ही किसान के हाथों में एग्जम्प्ट हो जाता है। लेकिन जब व्यापारी किसान के हाथों से लेकर अपने प्रेमिसेस पर आ जाता है तो वहां केले को पकाता है, राइपनिंग, मैं आपको नहीं पका रहा हूं, लेकिन वो केले को पकाता है, चाहे बर्फ लगा के पकाता है, चाहे कार्बेट लगा के पकाता है। सेब है तो उसे पॉलिश करता है, चमकाता है ना, सफाई करता है, ठंडा करता है, धोता है पानी में, तो बहुत सारी एक्टिविटीज करता है, तब जाके सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके चलता है, तब बाजार के अंदर लेकर आता है, उसके अलग अलग रेट लेकर आता है, रिटेल पैकेजिंग करके चलता है। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज किसान के खेत के अदरवाइज की जा रही हैं, तो इन एक्टिविटीज के ऊपर भी आपका जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। आगे बोलते हैं एनसीसीडी, जो कि एक सरकारी संस्था है, इसके द्वारा जो सर्विस दी जाती है एनसीसीडी, जो कोल्ड स्टोरेज चेन के होल्डर हैं, कोल्ड स्टोरेज वाले, उस पर भी आपका जीएसटी नहीं लगाया जाता। बेसिकली वर्कशॉप वगैरह कंडक्ट कराई जाती हैं, उसके बदले जो भी चार्जेस होंगे उस पर जीएसटी आपका नहीं लगाया जाएगा। दान, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सरकार, किसान तक की बात हो गई है। अब बात करते हैं मनोरंजन की। मनोरंजन जो होता है उसको दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहला मनोरंजन होता है एक्टिव मोड में, दूसरा होता है पैसिव मोड में। जो एक्टिव मोड में आपका मनोरंजन हो रहा है उसे अम्यूजमेंट के नाम से जानते हैं, जो ऑलवेज टैक्सेबल होता है, उस पर एग्जम्पशन नहीं है। लेकिन जो एंटरटेनमेंट आपका होता है, इसकी दो कैटेगरी बनाई जाती है, एक ये स्पेसिफाइड एंटरटेनमेंट इवेंट और एक अदरवाइज। जो अदरवाइज है वो भी आपकी ऑलवेज टैक्सेबल रहती हैं। जो स्पेसिफाइड एंटरटेनमेंट, ध्यान दीजिएगा, एग्जम्प्ट क्या है, स्पेसिफाइड है, स्पेसिफाइड हो आपकी ये वाली, और एंटरटेनमेंट इवेंट हो, और टिकट की कीमत 500 रुपए तक की हो। तीन पैरामीटर ध्यान रखने, नंबर एक स्पेसिफाइड है, नंबर दो स्पेसिफाइड है, नंबर एक सॉरी एंटरटेनमेंट इवेंट है ना कि अम्यूजमेंट, नंबर एक स्पेसिफाइड है, नंबर दो, और नंबर तीन पर टिकट 500 रुपए तक का है। तीनों की तीनों बातें होंगी पूरी तो एग्जम्पशन मिलेगी, अदरवाइज एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए अम्यूजमेंट हुई फुली टैक्सेबल, स्पेसिफाइड ना होकर अदरवाइज हो गई तो भी आपकी टैक्सेबल हो जाएगी, और 500 रुपए से ऊपर का टिकट हुआ तो भी आपका फुली टैक्सेबल हो जाएगा। सर अम्यूजमेंट क्या है? एक्टिव मतलब जहां पर हम फिजिकली एंगेज होते हैं, घुड़सवारी कर रहे हैं, या वाटर पार्क में नहा रहे हैं, या फिर गेम में मतलब मॉल के अंदर गेम वगैरह खेल रहे हैं, वहां पर आपका जीएसटी लगाया जाएगा, ऑलवेज लगाया जाएगा। पैसिव के अंदर क्या होता है कि काम कोई और ही कर रहा होता है, दूसरे को देखकर मजे लेना, मतलब खुद मजे करना मतलब अम्यूजमेंट है, और दूसरे को देखकर मजे लेना ये आपका एंटरटेनमेंट में आ जाता है। कभी कभी आता है ना आपको दूसरे को देखकर मजा, मजा आ गया भाई साहब, ओ भाई साहब, यहां पर आकर तो ये आपकी फॉर्मूला 1 रेस हो रही है, या स्टेडियम के अंदर बैठे हुए हैं, या आप प्लेनेटेरियम तारामंडल देख रहे हैं, या फिर आप यहां सर्कस देख रहे हैं, ये आपकी सारी की सारी एंटरटेनमेंट इवेंट होते हैं जिसमें दूसरे को देखकर आप कुछ नहीं कर रहे, आप साइलेंट मोड में, पैसिव मोड में है, काम कोई दूसरा कर रहा है, मजा आपको आ रहा है। ऐसे यहां पर इनडायरेक्ट वे में जब मजा लिया जाता है तो उसे हम एंटरटेनमेंट के नाम से जानते हैं। टिकट 500 रुपए तक का है, सस्ता मजा है तो जीएसटी के से मुक्त है, अदरवाइज आपका मजा महंगा है तो फिर वो जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। और सरकार
सरकार भी देखती है, भाई साहब ज्यादा मजे ले रहे हो ना या महंगे मजे ले रहे हो, तो जीएसटी भी सरकार छोड़ेगी नहीं कि भैया अगर तू महंगे मजे ले सकता है थोड़ा सा छींटे यहां भी गिरा दो, थोड़ा जीएसटी हमें भी दे दो, क्या दिक्कत वाली बात है, ऐसे करके बोल दिया जाता है। उसके बाद में यहां पर और भी बातें आती हैं, जो भी आपके ये जू होते हैं, चिड़ियाघर हो गए, जहां पर ये वन्य जीवों को देखने के लिए हम जाते हैं, कहां कहां जाते हैं भाई, चिड़ियाघर में जाते हैं, है ना, टाइगर रिजर्व्स में जाते हैं, नेशनल पार्क में जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाते हैं, तो यहां पशुओं को देखने के लिए जो भी टिकट लगता है, एंट्री टिकट होता है, उसके टिकट के ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। मोरओवर जो भी आपके म्यूजियम से है या जितने भी आपके प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, लाइक बाबर का किला, इसका किला, उसका किला, लाल का किला, सफेद किला, ताजमहल, ये जितने भी आपके हैं मॉन्यूमेंट्स हैं प्रोटेक्टेड, इन सभी के ऊपर की एंट्री टिकट जो होगी उस पर भी जीएसटी आपका नहीं लगाया जाएगा। यानी ऐतिहासिक धरोहरों पर और वन्य जीवों को देखने पर कोई जीएसटी नहीं है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं यहां पर जो फन क्लासेस होती है, जो बेसिकली हॉबी क्लासेस आपकी होती हैं। गर्मी की छुट्टियों में आप क्या किया करते थे, मैं जानता हूं, तुम बोलोगे हम तो सोते थे। हाँ, तुम सोते थे, मुझे पता है, लेकिन जो थोड़े से अलर्ट होते हैं, एक्टिव होते हैं, वो कुकरी क्लास करते हैं, डांस क्लास करते हैं, कुछ ये कर लिया, कुछ वो कर लिया, कहीं ना कहीं एंगेज हो रहते हैं। तो इस प्रकार की जो रिक्रिएशनल क्लासेस होती हैं, आपकी फन वाली या हॉबी क्लास होती हैं, उनके ऊपर भी आपका जीएसटी नहीं लगाया जाता है, ऐसे मालिक बोला जाता है। फीफा, हालांकि फीफा तो पहले बात हो गई, यहां लिखने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी लिख दिया है कि भैया फीफा की जो टिकट होगी ना, क्योंकि मनोरंजन की बात कर रहे हैं हम लोग, एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं, तो स्पेशली स्पेसिफाई कर दिया कि फीफा की जो टिकट होगी उस पर भी आपका जीएसटी यहां पर नहीं लगाया जाएगा, ऐसे करके बोल दिया जाता है। फीफा चाहे मेंस कैटेगरी का हो चाहे विमेंस कैटेगरी का हो, जो अंडर 17 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, उसका जो एंट्री टिकट होगा, नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी एट ऑल। आगे है फोक और क्लासिकल आर्ट की बात करते हैं। फोक और क्लासिकल के अंदर क्या होता है, फोक आपका ग्रुप में होता है, क्लासिकल आपका सोलो में होता है, लेकिन होते दोनों के दोनों देसी डांस के ही प्रतिरूप होते हैं, देसी कलाकारों को बोलते हैं। हम यहां उसकी बात नहीं कर रहे जलेबी बाई, ना ना ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जलेबी बाई, दैट्स अ वेस्टर्न कल्चर। हम यहां पर बात करें देसी कलाकार। तो यहां पर हम एग्जम्पशन की बात कर रहे हैं, तो हम सम्मान किसको दे रहे हैं, देसी कलाकार को या देसी कला को, अभी पता लग जाएगा। यहां पर बोलते हैं कि अगर आपका 1.5 लाख तक का बनता है तो आपका जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अगर किसी ने 1,51,000 शगन के तौर पर दे दिया तो पूरा का पूरा जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। मोर ओवर, अगर जो सेलिब्रिटी लोग होते हैं, जो देसी कला के प्रदर्शन में माहिर होते हैं, उनको एडवर्टीजमेंट वगैरह मिल जाते हैं, वो ब्रांड एम्बेसडर किसी ब्रांड का बन जाते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं, उनको पैसा एज ए ब्रांड एम्बेसडर मिल रहा है, तो उस पर जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? यस, डेफिनेटली उस पर जीएसटी लगाया जाएगा। तो बताइए सरकार ने सम्मान किसका किया, कलाकार का या कलाकार की कला का? सर, कलाकार की कला का सम्मान किया, और बोले ऑलवेज होता भी यही है। कल को जब आप सीए बन जाओगे, ऊंचे पद पर बैठ जाओगे, तो सम्मान आपका नहीं होगा, आपकी योग्यता का होगा। ऑलवेज ऑलवेज व्यक्ति का सम्मान कुछ नहीं होता, व्यक्ति की योग्यता का सम्मान होता है। अगर व्यक्ति का सम्मान होता तो आज भी लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमते, लेकिन कल को जब तुम कुछ बन जाओगे तो हर व्यक्ति तुम्हारा रिश्तेदार बन जाएगा। जो आज तुमसे मुंह मोड़े खड़ा हुआ है ना, हर व्यक्ति, वो सब कल को तुम्हारे रिश्तेदार होंगे। हां बोलो, हां, सब निकाल लेते हैं अपने आप, दूर के रिश्ते निकाल लेते हैं सब अपने अपने आप। ठीक है, तो ये हमारी बात यहां पर हो गई। तो देसी कला हो या फिर अपने फोक हो या वैसे करके हो। आगे बात करते दान, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सरकार, किसान, मनोरंजन के बाद आता है आपका जीपीआरएस। जीपीआरएस के अंदर पहला आ गया आपका ये आर के अंदर बोलते हैं, यहां पर आकर मालिक की रेंटिंग वगैरह की अपनी बातें करी जा रही हैं, जहां पर कुछ इस प्रकार की बातें बोली जाती हैं। भला क्या, सुनिए कि देखिए, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपका इस प्रकार का कोई घर बनाया जा रहा है जिसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी भी देकर चलती है, तो ऐसे वाले मामले के अंदर जो इसमें कंस्ट्रक्शन की सर्विस दी जाएगी उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट ने सीमेंट, सरिया वगैरह, ये बिल्डिंग मटेरियल जो होता है, ये कभी भी एग्जम्प्ट नहीं करना चाहती, ना किसी भी केस में करेगी, चाहे शमशान घाट ही क्यों ना बन रहा हो, सीमेंट सरिया फिर भी टैक्सेबल रहेगा। लेकिन जो सर्विसेज होती हैं बेसिकली कंस्ट्रक्शन की, उसे कई जगह पर रियायत सरकार ने दे दी है। तो यहां पर बोलते हैं कि अगर ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों का, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का घर बन रहा है, तो यहां कंस्ट्रक्शन सर्विस के ऊपर जीएसटी नहीं होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, प्योर कंस्ट्रक्शन सर्विस ही होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने मान लीजिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की चाल चल दी, जिसमें आपका बिल्डिंग मटेरियल भी होता है प्लस इसमें सर्विस भी होती है, तो ये कंपोजिट सप्लाई बेसिकली होती है, जो कि सर्विस के रूप में क्लासिफाई की जाती है। क्या इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा? अगर ऐसे बोल दिया हमने जीएसटी नहीं लगेगा, तो इसकी आड़ में आप बिल्डिंग मटेरियल को भी एग्जम्प्ट करा के लेके, जबकि सरकार ऑलवेज ये चाहती है कि बिल्डिंग मटेरियल पे ऑलवेज जीएसटी लगेगा। तो सरकार ने कहा नहीं, ऐसी की तैसी में जान दो, ऐसे वाले मामले के अंदर हम जीएसटी लगा देंगे। अगर आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की
बात करी, इसलिए यहां पर शब्द इस्तेमाल किया गया कि प्योर। अगर प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, प्योर सर्विस है आपकी कंस्ट्रक्शन की, तो ही हम जीएसटी को मुक्त करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। आगे बोलते हैं कि यहां पर अगर कोई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की बना रहे हो, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कोई एक ऐसी बिल्डिंग जिसके अंदर मल्टीपल यूनिट आपकी कंसिस्ट करके चलती है, तो वहां पर भी आपका जीएसटी लगाया जाता है। लेकिन एक ऐसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है जो कि सिंगल यूनिट है, जैसे मान लीजिए मेरा घर है, पता हर किसी का एक ड्रीम होता है, ये मेरा ड्रीम है, इट्स माई ड्रीम हाउस, और ये फिनिशिंग पर है। अगले नवरात्रों में यानी कि वो कुछ महीने के अंदर ही ये गृह प्रवेश इसमें होगा, ये उसका डिजाइन है, और आप आइएगा जरूर, मैं आपको पक्का बताऊंगा, गृह प्रवेश में आप लड्डू खाने के लिए जरूर आएंगे, ठीक है। तो वैसे करके, तो एक ये सिंगल यूनिट है, ये कोई फ्लैट या फ्लोर नहीं है, ये एक सिंगल यूनिट है। तो सिंगल यूनिट की कंस्ट्रक्शन के लिए जो कंस्ट्रक्शन की सर्विस पे, उस पे जीएसटी आपका नहीं लगाया जाता है, ठीक है। यस सर। लेकिन अगर बात हो मल्टीपल यूनिट्स की कंस्ट्रक्शन की, तो फिर वहां पर आपका जीएसटी लगवा दिया जाता है, ओके। लेकिन इसमें भी ध्यान रखेंगे, सिर्फ हम कंस्ट्रक्शन सर्विस को कर रहे हैं। अगर आप ज्यादा चतुर बनने का प्रयास करते हैं कि भाई बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन दोनों को मिक्स करके वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस देते हैं, तो फिर वो आपकी पूर्णतया टैक्सेबल हो जाएगी। जो एग्जाम्प्ट चीज हो सकती थी वो भी आपकी टैक्सेबल कैटेगरी में आ जाएगी। इसलिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के रूप में कभी भी ना ये काम करवाएं, वरना आपको नुकसान यहां पर हो जाएगा, वैसे करके। आगे बात करते हैं रेंटिंग और अकोमोडेशन की, यहां पर बातें करी जा रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी आपका यहां पर क्या है। प्रॉपर्टी आपकी लॉन्ग टर्म वाली है या शॉर्ट टर्म वाली है। अगर प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म वाली, तो ये चेक करके चलो कि वो रेजिडेंशियल है या फिर अदरवाइज है। अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो आगे ये चेक करो कि क्या वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए किराए पर दी जा रही है। अगर हां, अगर दी जा रही है, फिर तो आपकी एग्जेम्प्ट रहेगी, अदरवाइज आपकी एग्जेम्प्ट नहीं रहेगी। तो एक रेजिडेंशियल ड्वेलिंग होनी चाहिए। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का मतलब होता है बाबू मेरे, ड्वेलिंग मींस द प्रॉपर्टी विच इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। जैसे कि आंटी के घर किराए का कमरा, वो लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है, लाइक 11 महीने के लिए आपको कम से कम मिलेगा। लेकिन अगर आप होटल मोटल गेस्ट इन हाउस की बात करें और वहां बोले 11 महीने के लिए कमरा दीजिए, वो आपको 4 बार ऊपर से लेकर नीचे तक देखेगा। और आंटी के घर जाके बोल दिया आंटी एक रात के लिए कमरा किराए पर चाहिए, तो आंटी चप्पल मारेगी और पुलिस बुला के भगा देगी वहां से, नहीं। तो दोनों का पर्पस अलग अलग होता है कि प्रॉपर्टी का नेचर शॉर्ट टर्म का है या फिर लॉन्ग टर्म का है। तो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म वाली होनी चाहिए, और रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ही अगर वो किराए पर दी जा रही है, तो ही आपके जीएसटी से एग्जम्पशन मिलेगी। इसके अलावा जो मर्जी केस बना लीजिए, सबका सब आपका टैक्सेबल हो जाएगा। प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म वाली हुई तो भले ही रेजिडेंशियल पर्पस के लिए जीएसटी के दायरे में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए दूसरा, अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी आपकी रेजिडेंशियल, लेकिन आपने दुकान या कोचिंग सेंटर वगैरह चलाने के लिए किराए पर दे रखी है, रहने के अलावा किसी और काम के लिए किराए पर दे रखी है, जीएसटी आपका निश्चित तौर पर लगा दिया जाएगा। दुकानें वगैरह होती हैं, वो रहने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा रही है, दुकानें, शोरूम, ये वो सबका सब आपका जीएसटी के दायरे में आता है। ये एग्जाम्पल इसलिए किया गया है क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान, हम इस चीज को फॉलो करके चलते हैं, तो इसके चक्कर में बताया गया कि भैया यहां पर जीएसटी आपका नहीं लगाया जाएगा। इज इट ओके? यस सर। अब मान लेते हैं कि भाई जैसे होटल मोटल गेस्ट इन हाउस जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं, उनका क्या सीन होता है। अगर उनका किराया 999 या 1000 तक का है, तो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। धर्मशाला वगैरह जो होती है वो एग्जम्प्ट हो जाएंगी, अदरवाइज वो आपके टैक्सेबल रहेंगे, ठीक है। तो आंटी का घर रह रहे हो, एग्जम्पशन मिलेगी। और जो शॉर्ट टर्म वाले हैं आपके, उनमें अगर किराया आपका 999 या 1000 पर डे पर रूम तक का है, तो एग्जम्पशन मिलेगी। अदरवाइज सब जितनी प्रकार की इमूवेबल प्रॉपर्टी की रेंटिंग है, वो आपकी जीएसटी के दायरे में आ जाएगी। ये आंटी के घर का कमरा है और ये उठा रखा भाई साहब किराए पर, और ये है एक कोचिंग सेंटर के तौर पर। क्या इस पर जीएसटी आएगा? यस, इस पर जीएसटी आ जाएगा, क्योंकि ये रहने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ये भी एक दुकान, शोरूम वगैरह है, क्या इस पर जीएसटी आएगा किराए पर? यस, डेफिनेटली इस पर जीएसटी यहां पर लगवा दिया जाएगा। क्या इस पर जीएसटी आएगा सर? लग्जरी रूम दिख रहा है सर, इस पर भी जीएसटी अपना आ जाएगा। अगर छोटा होता, ओए वाला होता 999 या 1000 तक का, तो फिर जीएसटी आपका यहां पर नहीं आता। आगे है यहां पर टीडीआर और एफएसआई की बात करके चल रहे हैं। तो सिंपल वर्डिंग्स में ये मान के चलिएगा कि देखिए, अगर जो प्रॉपर्टी आपकी होती है, प्रॉपर्टी में दो बातें हो सकती हैं कि ये कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की सेल हो रही है या फिर अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की सेल है। अगर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की सेल यहां पर हो रही है तो उसके ऊपर फिर आपका जीएसटी नहीं लगता, और अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की सेल है तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाता है, ठीक है जी। ऐसे हालात में टीडीआर एफएसआई का मतलब क्या होगा? तो यहां पर यह बोला जाता है कि देखिए, अगर ऐसा है कि जो प्रॉपर्टी है उस पर जीएसटी नहीं है, तो टीडीआर और एफएसआई के ऊपर जीएसटी आपका लगा दिया जाएगा।
और अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी पे जीएसटी लग चुका है, तो टीडीआर और एफएसआई जो है वो आपका यहां पर एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। दिस इज द सिंपल क्रक्स। यानी किसी एक पर ही आएगा, तो प्रॉपर्टी पे आएगा, टीडीआर एफएसआई पे आएगा, इनमें से किसी एक पर जीएसटी अपना आ जाएगा। टीडीआर एफएसआई की जगह लॉन्ग टर्म लीज भी आपका हो सकता है, तो वहां पर सेम सीन रहेगा। अगर बिल्डिंग के ऊपर जीएसटी नहीं है तो जो लॉन्ग टर्म लीज पर दिया गया है उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, और अगर बिल्डिंग के ऊपर जीएसटी लग गया है तो लॉन्ग टर्म लीज जो है वो यहां पर एग्जेम्प्ट करा दी जाएगी। वो आपकी यहां पर लॉन्ग टर्म लीज निचले वाले पॉइंट के अंदर आपकी निकल कर आती है। राइट, यस सर। तो जीपीआरएस के अंदर आर हमारा रेंटिंग की बात हो रहा है, और उसके बाद में जीपीआरएस में जी आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की हम बात करने जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के अंदर हम अच्छे से जानते हैं जल, थल और वायु 3 माध्यम होते हैं जहां से कि हम एग्जम्पशन की चर्चा अपनी करके चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले बोला जाता है मालिक यहां पर आकर कि भाई ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, और ये नेपाल भूटान के संबंध में जो भी आप कनेक्टेड सर्विसेज दे रहे होते हैं, इन कनेक्टेड सर्विसेज के ऊपर आपका जीएसटी नहीं लगाया जाता है। उसके बाद आगे निकल के आता है, ये एक नया पॉइंट ऐड किया गया था लास्ट टाइम, ये देखिएगा, सैटेलाइट लॉन्चिंग की जो सर्विसेज होती है जो दी जा रही है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड या न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, सैटेलाइट लॉन्चिंग वो भी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ही तो है, जो सैटेलाइट को लेकर जाती है। ये जो सर्विसेज दी जा रही हैं इनके ऊपर भी जीएसटी आपका नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा बाकी जो जल, थल, वायु की हम बात करके चलते हैं, उसमें अलग अलग कैटेगरी आपकी बन जाती हैं। जल के अंदर अगर इनलैंड वाटरवेज है, अगर हम मान लीजिए बोट की बात कर रहे हैं तो बोट के ऊपर आपका जीएसटी नहीं आएगा। अदरवाइज की अगर हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए समुद्री पानी की बात कर रहे हैं और वहां पर आपका जीएसटी की बात करी जाएगी या फिर नहीं करी जाएगी सर वहां पे जीएसटी लगा दिया जाएगा। बोट पे जीएसटी नहीं है, लेकिन जब नदी वगैरह में बोट चलती हैं तो उस पे जीएसटी नहीं है, लेकिन जब समंदर के अंदर जहाज से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो वहां पर आपका जीएसटी निश्चित तौर पर आ जाएगा। थल की बात करते हैं तो उसको 2 भागों में बांट लेते हैं, बाई रोड या फिर बाई रेल की बात हो सकती है। बाई रोड की जब हम बात करते हैं तो जीटी और कोरियर को छोड़कर बाकी जितने भी आपके रोड ट्रांसपोर्टेशन है वो सारे के सारे टैक्सेबल कैटेगरी के अंदर, बाकी सारे के सारे एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंदर आपके आ जाते हैं। ठीक है, यस सर, और कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। जो जीटी है वो टैक्सेबल कैटेगरी में रहता है, कोरियर टैक्सेबल में रहता है, बाकी जितने भी अदरवाइज हैं वो सारे के सारे आपके एग्जेम्प्ट होते हैं, चाहे वो आपका ब्लैक कार्ट हो, चाहे वो आपका तांगा हो, रिक्शा हो, जो मर्जी हो, सब एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं। रेल की अगर बात करें, मालगाड़ी की अगर बात करें तो वो आपकी टैक्सेबल यहां पर रहती है। और हवाई जहाज की अगर बात करें, कौन सा हवाई जहाज है जो कि आपका गुड्स को लेकर जा रहा है, तो उसमें सिर्फ एक प्रकार की एग्जम्पशन देखने को मिलती है, और वो क्या है, वो आइए यहां पर हम बात करते हैं। मिलती है कि नहीं मिलती एग्जम्पशन सर, देख लेते हैं। देखिए, जब हम इसकी बात करते हैं ना मालिक, अगर यहां से बात की जा रही है डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन की बात करी जा रही है, तो आपका जीएसटी इस पर कतई लगाया जाएगा, नहीं लगाया जाएगा सर। यहां पे डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन जीएसटी ऑलवेज लगाया जाएगा, लेकिन अगर इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बाई एयर हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये इंडिया के बाहर जा रहा है। एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट पे जीएसटी की चर्चा बिल्कुल भी नहीं होगी, अच्छे से जानते हैं। लेकिन अगर इंपोर्ट कर रहे हैं, बाई एयर कर रहे हैं, तो क्या जीएसटी जो फ्रेट होता है उसके ऊपर जीएसटी आएगा या नहीं आएगा? देखिए, मैं आपको बताऊं मालिक, अगर हम लोग बात वेसल के माध्यम से करें, समझना पहले बात को, अगर वेसल के माध्यम से एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो समझ में आती है बात, जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। लेकिन जब वेसल के माध्यम से इंपोर्ट करते हैं हम लोग, तो उसमें जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट होता है उसके ऊपर जीएसटी सरकार लगवा के चलती है, क्योंकि हम इंपोर्ट को डिस्करेज करना चाहते हैं, इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए यहां पर जीएसटी आपका, इस पे आपका जो जीएसटी है वो यहां पे लगाया जाता है। वेसल के ऊपर जीएसटी आपका लगाया जाता है, ठीक है, जिससे कि इंपोर्टेड गुड्स की कीमत बढ़े। लेकिन जो आपका हवाई जहाज होता है, इस पर जो फ्रेट आता है, इस पर आपका जीएसटी लगाएं या ना लगाएं। देखिए, अगर हम यहां पर आज जीएसटी लगा देते हैं तो आप अच्छे जानते हो कि भाई जो भाड़ा होता है हवाई जहाज का, पहले तो वही बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑलरेडी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि अगर उसके ऊपर जीएसटी भी ठोक दिया तो बहुत ही ज्यादा महंगा हो जाएगा। किसी ने कहा है कि इतने कड़वे भी ना बनो कि लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएं, और इतने मीठे भी ना बनो कि लोग तुम्हें घोल कर पी जाएं। तो मुझे इतना कड़वा भी नहीं बनना है कि फिर ये इंपोर्ट करना ही मुश्किल हो जाए, दूबर हो जाए, और ये
इतना ज्यादा महंगा हो जाएगा इंपोर्टेड गुड्स, तो फॉरेन गुड्स से देसी गुड्स का कंपटीशन ओवर हो जाएगा, जो कि सही स्थिति में हम नहीं होंगे। इसलिए ज्यादा कड़वा ना हो जाए तो हमने कहा चलो भैया जीएसटी नहीं लगाते हैं। तो इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स अगर बाई एयर हो रहा है तो एयर फ्रेट पर जीएसटी नहीं है, जबकि अगर ये वेसल के माध्यम से हो रहा है तो वेसल पे आपका जीएसटी लगवा दिया जाता है। तो ऐसे करके, और इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर अगर एक्सपोर्ट की बात हो रही है तो एक्सपोर्ट के संबंध में तो भाड़े पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। मोरओवर एक और बात यहां पर निकल के आती है आपकी, कि जो हम जानते हैं जो जीटीए के संबंध में बात करी जाती है उस वो नॉर्मली टैक्सेबल कैटेगरी में आता है, परंतु इसके अंदर भी कुछ और भी बातें निकल के आती हैं। कुछ एक स्पेसिफाइड गुड्स हैं और एग्जम्पशंस हैं जो जीटीए के संबंध में काम करके चलते हैं। जीटीए नॉर्मली स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सक्लूड नहीं है कि भाई जीटीए पे जीएसटी नहीं आएगा, जीटीए पे जीएसटी है, पर कुछ आइटम्स को यहां से एक्सक्लूड कर दिया गया है। जैसे सर जिसमें आ गया आपका मिल्क सॉल्ट, मतलब नमकीन दूध आ गया, आटा दाल चावल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वेरी गुड। अच्छा जी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में राइस नहीं आता तो कोई बात नहीं, राइस को अलग से लिखा है हमने। आटा दाल चावल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, न्यूज़पेपर, रिलीफ मटेरियल, डिफेंस मटेरियल, रेलवे इक्विपमेंट, सिर्फ रेल से ही, यहां रेल है और यहां आपका ये जीटीए है। तो ये सभी के सभी कॉमन लिस्ट है रेलवे के लिए और उसके लिए, लेकिन थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। जो आपके रेलवे इक्विपमेंट रेल से लेके जाओगे तो एग्जम्प्ट में आएंगे, लेकिन अगर अब वो आपके लिए जा रहे हैं जीटी के माध्यम से तो आपके टैक्सेबल कैटेगरी में आ जाएंगे। हाउएवर स्पेशल एग्जम्पशन यहां पर हम देखते हैं, रेल के लिए तो कोई स्पेशल एग्जम्पशन नहीं है, लेकिन हां जीटीए के संबंध में जरूर एक स्पेशल एग्जम्पशन हमें देखने को मिलती है। क्या बोलती है? 1500 और 750 की। 1500 वाली एग्जम्पशन आपसे यह बोलकर चलती कि भाई साहब सुनिए, सबसे पहले टोटल ट्रक का आप फ्रेट देखिएगा। अगर टोटल ट्रक लोड आपका 1500 रुपए तक का बनता है तो सारा का सारा एक झटके में ही आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका एक झटके में एग्जम्प्ट ना हो पाए तो आप ये देखिएगा कि पर कंसाइनी बेस्ड, कंसाइनर नहीं पर कंसाइनी बेस्ड 750 तक का आपका बनता है भाड़ा, तो फिर वहां पर आपका जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ये प्रैक्टिस के लिए कई सारे क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, आप चाहो तो इनको यहां पर कर सकते हो। आपको एक नहीं दो चांस दिए जा रहे हैं। चाहो तो पूरी गाड़ी को एक ही बार में उड़ा दीजिए, मतलब 1500 तक का अगर भाड़ा है पूरी के अंदर तो फिर तो नहीं आएगा, या 1500 से ज्यादा है तो पर कंसाइनी वाइज देख लो। अगर 750 तक का है तो जीएसटी आपका नहीं आएगा, अदरवाइज आपका जीएसटी यहां पे आ जाएगा। ऐसे करके बोल दिया जाता है। आगे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की हम बात कर रहे हैं। जीटीए सर्विस टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। देखिए जीटीए के संबंध में नॉर्मली क्या होता है, रिवर्स चार्ज लगाया जाता है, लेकिन अगर ये सर्विस आपकी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है, एक आम आदमी को दी जा रही, तो आपको क्या लगता है क्या वहां पे आरसीएम लगवाना संभव होगा? द आंसर इज नो। इसलिए यहां पर जीएसटी आपका एग्जम्प्ट करवा दिया जाता है। सर अगर मान लीजिए ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हुआ तो, लेकिन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन तो रजिस्टर्ड होता है, नहीं एक अनरजिस्टर्ड भी होता है। मान लीजिए हैंडीक्राफ्ट में डील कर रहा है और वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो भी आपका जीएसटी यहां पर एग्जम्प्ट रहेगा। अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है हर हाल में आपका जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। दूसरी बात यह है कि सामने वाला व्यक्ति मान लीजिए एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये मान लो आपका पुलिस डिपार्टमेंट है, इसका यहां पर रजिस्ट्रेशन तो है लेकिन रजिस्ट्रेशन एज ए टीडीएस डिडक्टर है। जब हम रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम एज ए टैक्स पे रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं या एज ए टीडीएस डिडक्टर हम अपने रजिस्ट्रेशन की यहां पर बात करके चल रहे हैं। ये टीडीएस का मतलब, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, टीडीएस की जिम्मेदारी इसके ऊपर आती है। इसकी अपनी कोई आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी नहीं है पुलिस डिपार्टमेंट की, बल्कि इसका रजिस्ट्रेशन जस्ट बिकॉज ऑफ टीडीएस डिडक्ट करना होता है। तो ऐसे वाले मामले के अंदर हम इस पे आरसीएम लगाने में हिचकिचाएंगे, क्योंकि अगर हमने आरसीएम लगाया तो पुलिस डिपार्टमेंट को इस कारण से जीएसटी लेना पड़ जाएगा क्योंकि उन्होंने इसकी सर्विस ली है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे वाले मामले के अंदर हम इसे भी एग्जम्प्ट कर देते हैं। तो दो बातें यहां पर बताई गई हैं, एक अनरजिस्टर्ड को दिया तो एग्जम्प्ट, और दूसरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दिया जो कि रजिस्टर्ड है ओनली एज अ टीडीएस डिडक्टर। तो वहां पर क्योंकि आरसीएम का नियम साफ है, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, तो यहां पर जो एज ए टीडीएस डायरेक्टर है वो आपको खुशी खुशी नहीं देगा जीएसटी सरकार को, इसलिए उसको भी यहां पर एग्जम्प्ट कर दिया जाता है। तो ये थी बातें आपकी जल थल की और वायु की विद रेस्पेक्ट टू गुड्स ट्रांसपोर्टेशन। जीपीआरएस के अंदर आपका पी आता है, पी के अंदर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की बातें करी जाती हैं।
बताइए यहां पर हम बात करते हैं इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन। ये डल झील का नजारा आप यहां पर देख रहे हैं। बताइए जीएसटी आएगा या नहीं आएगा पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन? सर जी जीएसटी यहां पर नहीं आएगा। ये जो इनलैंड वाटरवे के माध्यम से जो आपकी सर्विसेज दी जाती है उस पर जीएसटी की बात नहीं करते हैं। आपका अदरवाइज वाटर की बात करें हम तो मान लीजिए समंदर के अंदर आपका एक क्रूज जा रहा है जलेश, इसमें दो बातें होती हैं। अगर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो जीएसटी के दायरे से बाहर हो जाएगा, लेकिन अगर ये आपका टूरिस्ट वेसल है तो टूरिस्ट में तो व्यक्ति खुश होता है और जीएसटी वाले कहते हैं कि आज खुशी मिली इतनी कि मन में न समाए और पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही ना जाए। तो ऐसे वाले मामले में ओ भाई साहब सीधे वो भी कहते हैं कि भाई साहब अगर ऐसी वाली मामला है तो टूरिस्ट वेसल है तो टूरिस्ट वाले में जीएसटी दे दो, लेकिन अगर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो जीएसटी की बात हम नहीं करेंगे। आगे बात करते हैं थल की। थल के अंदर हमारी चर्चा आती है रोड की और रेल की। रोड के संबंध में बोलते हैं एक होता है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, एक होता है आपका स्टेज कैरेज। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का मतलब होता है जहां पर पॉइंट टू पॉइंट बस जाती है, डायरेक्ट सर्विस होती है, बीच में कहीं रुकती रुकाती नहीं है किसी स्टॉप के ऊपर। अगर उसमें एसी लगाए तो आंखें बंद करो और जीएसटी ठोक दीजिए। अगर वो नॉन एसी है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है फिर तो जीएसटी आपका नहीं आएगा। लेकिन नॉन एसी है बट उसमें वो बारात की बस है, आज मेरे यार की शादी है, ऐसा लगता है पूरे संसार की शादी है, तो ऐसे वाले मामले के अंदर खुशी मिल रही है, बहुत खुश हैं, भले ही नॉन एसी बस है तो जीएसटी वहां पर आ जाएगा। गम में जीएसटी नहीं आता, खुशी में जीएसटी अपना आ जाता है। आगे टूरिस्ट व्हीकल है, भले ही मान लीजिए नॉन एसी है बट टूरिस्ट का स्पेशल है, जीएसटी इस पर लगवा दिया जाएगा। तो एसी है तो ऑलवेज, नॉन एसी है तो डिपेंड करेगा, पब्लिक है तो नहीं लगेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अदरवाइज है तो आपका यहां पे लगवा दिया जाएगा। स्टेज कैरेज जो हर बस स्टॉप पे रुकती रुकती बस जाती, धक्के खाती हुई थकेली बस जाती है, उसमें एसी लगाए तो ऑलवेज आंखें बंद करो जीएसटी लगा दो, और अगर नॉन एसी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो फिर जीएसटी आपका नहीं आएगा। मन में सवाल आएगा कि अगर स्टेज कैरेज वाली बस को बारात में भेज दिया जाए तो जा ही नहीं सकती, उसका परमिट अलाउ नहीं करता है उसे इस काम के लिए, ठीक है। आगे बताइए जो आपकी रेडियो टैक्सी होती है, ये उबर ओला वगैरह की, सर ऑलवेज जीएसटी के दायरे में आती है, लगता है। स्कूल बस वहां से बाहर निकल जाती जहां पर बोला गया था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को जो होती है वो सर्विस देती है अपने स्टूडेंट को, फैकल्टी को, स्टाफ को, तो वहां से इस पे जीएसटी आपका नहीं लगाया जाता, जबकि इसके ऊपर जीएसटी आपका लगेगा। आगे आती है आपकी ये क्या है, ये है आपकी काली पीली जो मीटर्ड कैब होती है जो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, इनके ऊपर भी आपका जीएसटी यहां पर नहीं आता है, ऐसे बोला जाता है मालिक। रेल की बात करते हैं, इंडियन रेलवे की बात करते हैं। इंडियन रेलवे में अगर आपकी मान लीजिए फर्स्ट क्लास या एसी कंपार्टमेंट है तो जीएसटी के दायरे में आएगी। सर फर्स्ट क्लास और एसी का मतलब क्या? एसी में आपकी कोई सी भी कैटेगरी होती है, फर्स्ट एसी हो सकता है, सेकंड एसी हो सकता है, या फिर थर्ड एसी आपका हो सकता है, कोई सा भी एसी है तो जीएसटी आएगा। ये फर्स्ट क्लास का मतलब है, इसका मतलब है बेसिकली जहां पर ठंडे इलाके होते हैं वहां पर एसी तो की जरूरत नहीं होती। यहां पहाड़ी एरिया के अंदर ट्रेन चल रही है वहां पर एसी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर समय मौसम ठंडा ही वहां पर रहता है। तो अगर उस डब्बे के अंदर फर्स्ट क्लास वाली सुविधाएं हैं तो उस पर जीएसटी लगाया जाएगा, अदरवाइज पे जीएसटी आपका नहीं आएगा, अदर्स पे जीएसटी आपका एग्जेम्प्ट रहेगा। अदरवाइज जो है आपकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, भले ही एसी लेकिन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो है, मोनो है, ट्राम है ना, ये आ गया मेट्रो हो गई, ये आपकी मोनोरेल हो गई, ये आपकी हो गई भाई साहब कलकत्ता में चलने वाली ट्राम हो गई, इनके ऊपर भी आपका जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा, बिकॉज ऑल दीज आर प्योर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, राइट? यस सर। वायु की बात करते हैं। हवाई जहाज में नॉर्मली जब आप जाएंगे तो उस पर जीएसटी आपका लगाया जाता है, लेकिन हवाई जहाज के संबंध में पहली बात यह आती है कि अगर आपका हवाई जहाज नॉर्थ ईस्ट रीजन से टेक ऑफ कर रहा है या वहां पर लैंड कर रहा है तो वहां उसको एडवांटेज देने के लिए, नॉर्थ ईस्ट को एडवांटेज देने के लिए, ताकि वहां पर टूरिस्ट ज्यादा आए, सरकार ने कहा कि ऐसी वाली फ्लाइट्स के ऊपर हम जीएसटी अपना एग्जेम्प्ट रख के चलेंगे। तो और दूसरा बोला है यहां पर अगर गैप फंडिंग को लेकर, गैप फंडिंग को लेकर वो ऐसा है कि सरकार ने एक स्कीम निकाली थी, दरअसल रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, आरसीएस नाम से एक स्कीम सरकार ने यहां पर निकाली थी। उस आरसीएस स्कीम के अंदर बोला गया था कि भैया उड़े देश का आम नागरिक भी हवाई जहाज के अंदर उड़ना चाहिए, ऐसा उन्होंने यहां पर आकर मालिक बोला था। ठीक है सर जी, और कोनो दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है, वेरी गुड। अब उसके लिए कहा कि एयरक्राफ्ट ऑपरेटर को बुलाया कि भैया आप बताइए कितने में आप उड़ा सकते हो। उन्होंने कहा साहब 3200 की हमारा पड़ेगा, इतने में उड़ा सकते हो। सरकार कहती कि नहीं 2500 से ऊपर नहीं जाएगा भाड़ा, कि नहीं 3200 से कम में पड़ता नहीं खाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप कस्टमर से 2500 रुपए लेना, 700 रुपए आपको हम देते हैं। तो ऐसे वाले मामले के अंदर ये तो बन गए आपके सप्लायर, ये बन गए आपके रेसिपिएंट, और ये दो रेसिपिएंट यहां पर हो जाते हैं। तो यहां जो गवर्नमेंट से 700 रुपए आया है, क्या इसके ऊपर जो गैप जो वायबल ऑप्शन को वायबल बनाने के लिए जो गैप आ रहा था, उस गैप को फिलअप करने के लिए 700 रुपए की यहां पर बात करी गई है। क्या इसके ऊपर जीएसटी आना चाहिए? द आंसर इज नो। यहां पर जीएसटी आपका एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। 2500 रुपए के ऊपर जीएसटी आता है, यस आता है, और वो भी 5% से इस पर जीएसटी आता है मालिक, ये आपका एग्जेम्प्ट नहीं है। सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा, इस पर जीएसटी क्यों लगाया? इसलिए लगाया ताकि ये अपना हर प्रकार का आईटीसी वगैरह यहां पर ले सके, इसलिए यहां पर आकर 5% का जीएसटी लगाया। लेकिन यहां जो एग्जम्पशन है वो 700 रुपए के संबंध में, जो कि गवर्नमेंट ने फंडिंग यहां पर करी है, इस पे जीएसटी की बात नहीं करेंगे। एम्बेसी की बात करते हैं। एम्बेसी से जो भी आपका ये
वीजा फीस ली जाती है उस पर आपका जीएसटी एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। साथ में एक छोटी सी बात हम और जान के चलते हैं कि अगर एम्बेसी वगैरह या यूनाइटेड नेशंस जो होते हैं ये अगर सर्विसेज यहां से लेकर चलते हैं तो पहले इनको जीएसटी भरना पड़ता है, बाद में इनको इसका रिफंड दे दिया जाता है, क्योंकि ये यूआईएन होल्डर होते हैं और जो यूआईएन होल्डर होते हैं उनको हम रजिस्टर्ड पर्सन के नाम से भी नहीं जानते हैं। वीजा पासपोर्ट की बात कर रहे हैं। ये कौन सा वीजा? वीजा की बात तो सर ऊपर हो गई। ये वीजा आपका वीजा ऑन अराइवल है और वीजा ऑन अराइवल की जो फीस होगी वो एम्बेसी को नहीं जाएगी बल्कि वो सरकार को जाती है। तो सरकार यहां पर अलग चार्ज लेती है। वीजा ऑन अराइवल का चार्ज सरकार ले रही है, पासपोर्ट का, डीएल का, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, और ये है वीजा ऑन अराइवल का फोटो। तो ऐसे वाले मामले के अंदर जो भी हमारी बात की जाएगी उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। तो ये होगी दान, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सरकार, किसान, मनोरंजन। जीपीआरएस के अंदर जी हो गया गुड्स ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन हो गया। आर मतलब आपका रेंटिंग की और इमूवेबल प्रॉपर्टी संबंधी बात कर ली। एस का मतलब हमारा सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर की हम यहां पर बात करने जा रहे हैं। सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर के अंदर सबसे पहले आता है आपका ओल्ड एज होम्स की मालिक चर्चा करी जा रही है। ओल्ड एज होम्स के अंदर क्या कि देखिए जहां पर ये वृद्ध लोगों को रखा जाता है, जैसे दिल्ली के अंदर आपका ओल्ड एज होम बना हुआ है, तो यहां पर ये वृद्ध लोग रहते हैं बेसिकली और खुश है, देखिए, है ना। तो इसके बोलते हैं कि अगर पर मेंबर पर मंथ 25,000 तक का कंट्रीब्यूशन है तो भाई साहब फिर तो हम जीएसटी की बात नहीं करके चलेंगे। इससे ऊपर जाएगा तो पूरा अमाउंट जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। अच्छी खासी लिमिट दे रखी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहां पर बुजुर्ग उन्हें कह रहे हैं जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ऊपर जा रही हो, और जो चलाने वाला है आपका ये एक ट्रस्ट जो कि सेक्शन 12 ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा ये आपका रिकॉग्नाइज होना चाहिए। आगे बात करते हैं फेयर प्राइस शॉप की। सरकारी गल्ले की दुकान, जो एक राशन डीलर होता है वो जनता को राशन को डिस्ट्रीब्यूट करता है नॉमिनल प्राइस पर, सब्सिडाइज्ड प्राइस पर, ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, और इस काम को करने के लिए उस राशन डीलर को सरकार से कमीशन मिलता है। उस कमीशन पर जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद आगे बोलते हैं एनपीओ। कुछ नॉट फॉर प्रॉफिट एक्टिविटीज यहां पर करी जाती हैं जिसके संबंध में जीएसटी ना लगेगा। बहुत प्रकार की ट्रेड यूनियंस बनी हुई होती हैं। ये देखिए ऊपर मुट्ठी बनी हुई है, नीचे लोग साथ में जुड़े हुए हैं, इसलिए बोलते हैं एकता में शक्ति होती है। इकट्ठे होकर कितना भारी हाथ यहां पर बन जाता है। ठीक है जी, ये सब देखिए कितना भारी हाथ बन गया यहां पर, सारे के सारे यहां पर लोग इसके नीचे खड़े हुए हैं ऐसे करके। ठीक है, तो यहां पर बोलते हैं कि भैया अलग अलग जो आपकी यूनियन होती हैं, जैसे हिंद मजदूर सभा, मजदूर मुक्ति मोर्चा, ऑल इंडिया रेलवे, मेंस फेडरेशंस, एनपीओस जो आपके होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये अपने ही मेंबर लोगों को सर्विसेज देते हैं और जो भी इनका खर्चा होता है उसे एलोकेट कर देते हैं कंट्रीब्यूशन के नाम पर। आप भी तो 4-6 दोस्त हैं, कोई पार्टी शार्टी करनी होती तो जो भी खर्चा आता है एस्टिमेट लगाते हैं और आपस में कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से यहां पर कंट्रीब्यूशन किया जाता है, तो उसके ऊपर जीएसटी आपका नहीं लगाया जाएगा। आगे मान लीजिए कोई धार्मिक संस्था है, हरिबोल के नाम से है, और वो धार्मिक कामों में एंगेज रहती है, रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट करती है, जो कि एक एग्जेम्प्टेड अपने आप में सप्लाई होता है। ऐसी सर्विस के लिए, ऐसी सेरेमनी के लिए, ऐसी एग्जेम्प्टेड सर्विस के लिए अगर आप चंदा इकट्ठा करते हो, कंट्रीब्यूशन लेते हो लोगों से मेंबर बना बना के, तो उसके ऊपर भी आपका जीएसटी नहीं आएगा। आरडब्ल्यूए की बात करते हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, कॉमन सर्विसेज देती है अपने लाइक जो वहां पर कॉलोनी के अंदर या ग्रुप हाउसिंग में लोग रहते हैं, बिजली की, पानी की, पार्किंग की, लिफ्ट की वगैरह की, ऐसे वैसे करके, क्लब की, जिम की, स्विमिंग पूल की एक्सेस करने की बहुत सारी सुविधाएं वहां पर दी जाती हैं। तो उसके बारे में यहां पर क्या कह रहे हैं भला कि वो अगर 7,500 पर मेंबर पर मंथ तक आ रही है, 7,500 ये आपके पर मंथ है और पर मेंबर ये निकलकर आ रहा है, तो भैया जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। लेकिन अगर 7,500 से अगर 8,000 हो जाता है तो पूरे के पूरे 8,000 पे जीएसटी लगा दिया जाएगा। ये पर मेंबर का मतलब क्या है, पर पर्सन है या पर फ्लैट है? यहां पर इसका मतलब है पर फ्लैट से लिया जाएगा। इसका मतलब ये हो कि मान लीजिए मेरे पास 4 फ्लैट हैं तो यहां 4 मेंबर काउंट किए जाएंगे, या फिर मान लीजिए अगर एक फ्लैट और पति पत्नी 2 मालिक हैं उसके, तो पर्सन तो 2 है लेकिन फ्लैट 1 है, तो वहां पर मेंबर 1 ही काउंट किया जाएगा। तो ये पर मेंबर मतलब पर फ्लैट अगर इतना जाता है या पर जो प्रीमिसेस है आपका उतना तक जाता है तो जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, अदरवाइज पूरे अमाउंट पर जीएसटी लगवा दिया जाएगा। ठीक है जी, यस सर। पर ये देख लीजिएगा जब हम बात करते हैं तो एग्जम्पशन है या नहीं हो तो बाद में देखते हैं, लेकिन पहले 10-20 लाख 40 लाख की बात देख लेते हैं। ये जो आपके आरडब्ल्यू है, अगर ये 10-20 लाख के दायरे में ही आ रही है तो फिर तो चौथे गेट से ही बाहर निकल जाएगी, टैक्सेबल पर्सन ही नहीं बनेगी। लेकिन अगर इसकी कलेक्शन इससे ज्यादा है और आपका जो आगे कंट्रीब्यूशन है वो 7500 रुपए तक लिमिटेड है तो एग्जेम्प्ट होगा, अदरवाइज वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। बड़ी बात देखने वाली यहां पर यह है कि जो आरडब्ल्यू है ये कौन होनी चाहिए,
ये जितनी भी हमने बात करी यहां पर आकर, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या फिर नॉट प्रॉफिट एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ, नॉट फॉर प्रॉफिट, अगर ये एक कंपनी के रूप में, नॉर्मली ये एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड करवाई जाती हैं, लेकिन अगर ये कंपनी के रूप में काम कर रही है, RWA जो संभालती है, तो वो कंपनी आपकी रजिस्टर्ड होनी चाहिए अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट, तभी एग्जम्पशन काम करेगी। ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकल इश्यू बता रहा हूं मैं आपको, बड़ी समस्याएं आती हैं। अगर RWA कंपनी के रूप में है, जो नॉर्मल प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है, फिर ये एग्जम्पशन वर्क नहीं करेगी। अगर कंपनी तो सेक्शन 8 में ही होनी चाहिए, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी होनी बहुत जरूरी है, तभी एग्जम्पशन वर्क करेगी, अदरवाइज एग्जम्पशन आपकी ये वर्क नहीं करेगी। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है सर जी। और आगे यहां पर बोलते हैं साहब आके ये कि एनपीओ, इसके अलावा मैंने जो और एनपीओ होते हैं, चाहे वो किसी भी उसके संबंध में हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, ऐसी सरकार ने यूनियंस अपनी बना रखी, मतलब लोगों ने अपनी यूनियन या संगठन बना रखे हैं, चाहे वो इसके संबंध में हो, एग्रीकल्चर के संबंध में, आर्ट हो, साइंस हो, लिटरेचर हो, किसी के भी संबंध में आपके हो रहे हो, वहां पर आपको एग्जम्पशन ये दे दी जाती है, ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है, बशर्ते कि वहां पर जो कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा वो पर मेंबर पर ईयर 1000 तक का हो। और भी आपके एनपीओ 2 है, ये एनपीओ 2 है, और बहुत सारे सामाजिक संगठन बने हुए होते हैं, उनमें अगर जो कंट्रीब्यूशन है 1000 पर मेंबर पर ईयर, मंथ नहीं, पर ईयर तक का है, तो वहां पर जीएसटी की बात नहीं होगी, अदरवाइज जीएसटी लगा दिया जाएगा। जीपीआरएस के बाद आता है आपका बीआईबी। बीआईबी के अंदर सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग की। तो बैंकिंग के अंदर आके बोलता है कि देखिए आरबीआई एक आप जानते हैं बॉडी कैसी है, इंटरनेशनल प्रैक्टिस के चलते हुए आरबीआई या आरबीआई की जैसी जो बॉडीज होती हैं उनके द्वारा की जाने वाली एक्टिविटी पर जीएसटी आपका नहीं लगाया जाता है। और लेकिन आगे चल के पढ़ेंगे आईजीएसटी के एग्जम्पशंस के अंदर कि अगर आरबीआई बाहर से फॉरेक्स संबंधी कोई सर्विस लेता है तो उस पर भी जीएसटी की बात नहीं होती। बट फिलहाल आप इस पॉइंट को भले ही यहां ना देखें, लेकिन आप इसको ये देख के चलिए कि आरबीआई की जो सर्विसेज हैं उस पर जीएसटी आपका नहीं लगाया जाता है। इंटरेस्ट और फॉरेक्स के संबंध में बात करते हैं, 2 एलिमेंट है। इंटरेस्ट ऑन लोन हो, डिपॉजिट हो, एडवांस हो। भाई साहब, इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांस, डिपॉजिट, लोन डिपॉजिट पे, लोन एडवांस पे हो, तो इसके ऊपर हम जीएसटी की बात नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन है, या डेफर्ड पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन है, या क्रेडिट कार्ड के चार्जेस हैं, सब के सब टैक्सेबल कैटेगरी के अंदर आपके आ जाते हैं, और इनका जो टाइम ऑफ सप्लाई निकलता है वो रिसीव्ड बेसिस पर निकाला जाता है। अच्छे से इस बात को हम जानते हैं। जहां तक सवाल है फॉरेक्स का, तो फॉरेक्स का अगर आपस में लेन देन हो रहा है फॉरेक्स डीलर्स के बीच में या बैंक्स के बीच में, तो जीएसटी की चर्चा वहां पर नहीं करी जाएगी। लेकिन अगर ये आउटसाइड वर्ल्ड के साथ फॉरेक्स का लेन देन हो रहा है, तो जो भी इसमें आपका मार्जिन होता है उसके ऊपर यह निश्चित तौर पर जीएसटी लगवा दिया जाएगा। राइट। आगे बात करते हैं बैंकिंग कंपनी। जिन व्यक्तियों के खाते जनधन योजना के अंदर हैं, बैंक ऐसे गरीब लोगों के लिए भी कुछ एक छोटे मोटे चार्जेस लगाता है, जैसे कि मान लीजिए एसएमएस चार्ज लगा दिया, छोटे मोटे चार्ज लगाता है। क्या उन चार्जेस के ऊपर आपका जीएसटी का लोड आना चाहिए? द आंसर इज नो। एक्वायरिंग बैंक यहां पर यह कहता है कि जब हम क्रेडिट कार्ड वगैरह से या किसी कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं तो बैंक यहां पर कुछ चार्जेस अपने काट लेते हैं। क्या उन चार्जेस के ऊपर जीएसटी आना चाहिए? जीएसटी नहीं आएगा, बशर्ते कि जो स्वाइप जो ट्रांजैक्शन होगी, जिसके लिए ट्रांजैक्शन की आपने, वो 2000 तक की ट्रांजैक्शन है। कैसे? बड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां पर ट्रांजैक्शन 500 रुपए की है, बैंक 2% चार्ज लेता है, तो इन चार्जेस के ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। ट्रांजैक्शन 1500 की है, जिस पर चार्जेस 30 रुपए बने 2% से, नॉर्मली बैंक 2% लेता है, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ट्रांजैक्शन 2500 की है, ओ भाई साहब ट्रांजैक्शन ऊपर चलेगी 2000 से ऊपर, इस पर जो चार्जेस हैं ये एग्जेम्प्ट नहीं होंगे, ये आपके पूरे टैक्सेबल रहेंगे। यहां ट्रांजैक्शन 2000 से ऊपर की है, चार्ज आपके ये बने हैं, ये चार्ज भी आपके टैक्सेबल रहेंगे। एग्जम्पशन कब रहेगी? जब आपकी जो ट्रांजैक्शन जो वैल्यू है, जो स्वाइप किया जितने के लिए कार्ड, अगर वो आपकी 2000 तक सीमित है, तो इन चार्जेस के ऊपर जो आपके जीएसटी का लोड आएगा वो यहां पे एग्जेम्प्ट करा दिया जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये ट्रांजैक्शन जो स्वाइप हो रहा है ये 2000 तक का स्वाइप है, तो उस पे जो बैंक चार्ज बनेंगे उन बैंक चार्जेस के ऊपर जीएसटी आपका नहीं आएगा, ऐसे यहां पर बोला जाता है। आगे क्या बोलते हैं? आगे है एजेंसी सर्विसेज। बोलते हैं कोई बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हो या बिजनेस फैसिलिटेटर हो, मोटी बात एजेंट है।
एजेंट है और एक ग्रामीण शाखा का है, चाहे वो शाखा बैंक की हो चाहे इंश्योरेंस कंपनी की हो, उस ग्रामीण शाखा का एजेंट है वहां पर जीएसटी आपका नहीं लगाया जाएगा। साथ में बैंकिंग कंपनी के लिए जो प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं वो इंटरमीडिएट के रूप में काम करके चलती हैं, इनकी एजेंट्स वगैरह की प्लेसमेंट करवाती हैं, उनकी सर्विसेज के ऊपर भी आपका जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। वो वाली बात आपकी यहां पर आ जाती है। ये आपको मैं होमवर्क में देकर चलता हूं, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद बात करते इंश्योरेंस एंड पेंशन की यहां पर चर्चा की जाती है, BIB। अगला आ जाता है आपका आई, इंश्योरेंस की बात हम करते हैं। हम जल ग्रहण कर लें? हां सर जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं अब अपने इस इंश्योरेंस एंड पेंशन को लेकर, और इसमें क्या बताया जाता है, कह रहे हैं कि जो सपूत बच्चे होते हैं अपने माता पिता के लिए कुछ इस तरह के कारनामे जरूर करते हैं। क्या भला? कि शुरू में जैसे एनपीएस के अंदर यहां पर ये एक फंड तैयार हो जाता है और वो शुरू में क्या करते हैं कि एक बड़ा सा अमाउंट, सपोज करो 1 करोड़ रुपए का अमाउंट आगे जमा करा दिया और माता पिता को उसमें एक निश्चित अवधि पर पहुंचने के बाद एक रेगुलर मंथली इनकम आनी शुरू हो जाती है जो आगे तक मिलता रहता है। इससे क्या होता है कि माता पिता को कभी भी औलाद के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप भी जीवन में ध्यान रखिएगा, माता पिता का हाथ आपके लिए ऐसे ही उठाए आशीर्वाद देने के लिए, गलती से भी जब फाइनेंशियल जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाए तो उनका हाथ ऐसे टर्न ना कर जाए, वो वैसे ही रहना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आपको इस चीज का खासा ख्याल रख के चलना है। इसलिए सरकार कहती है सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एन्युटी अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम। एन्युटी के नाम से जानते हैं। इंश्योरेंस के 2 रूप होते हैं, छोटा छोटा दीजिए, बड़ा सा लीजिए, या फिर बड़ा सा दीजिए और छोटा छोटा लीजिए। तो ये बड़ा सा देके छोटा छोटा लेना है, ये आपका एग्जाम्प्ट रहेगा। आगे बोलते हैं जो आपके ये आर्मी पर्सनल्स होते हैं, जो हमारी जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, तो जो जय जवान है, चाहे आर्मी हो, नेवल हो, एयरफोर्स हो, कोस्ट गार्ड हो या सीआरपीएफ हो, ये जवान जो होते हैं इनकी लाइफ में रिस्क तो बहुत ज्यादा ही होता है, आप अच्छे से जानते हैं। इसलिए इनका बीमा जरूरी होता है और इनका नॉमिनल सी कॉस्ट पर बीमा हो जाता है, नॉमिनल से प्रीमियम पर बीमा हो जाता है और हैवी अच्छा खासा रिस्क कवर इनको दिया जाता है और ये बीमा करवाया जाता है इनके द्वारा आर्मी, नेवल, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड या रेस्पेक्टिवली सीआरपीएफ ग्रुप इंश्योरेंस फंड, इसके तहत इनका ये करवाया जाता है। नॉमिनल प्रीमियम, अच्छा खासा रिस्क कवर और इस प्रीमियम के ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। ठीक है जी, ऐसे करके बोल दिया जाता है। जैसे आर्मी के लिए आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड बना हुआ है, उसके तहत इनका इंश्योरेंस करवाया जाता है। आगे बोलते हैं, यहां पर आकर कई सारी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं, अतः कौन कौन से हैं अब बता रहे हैं, सांस लेने दीजिए आप हमें, जिसमें आपकी आ जाती है ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आ गया। EPFO आपका यहां आ जाता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है। IRDA है आपका, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपका सेबी यहां पर आ जाता है। CMPFO आ जाता है, कोल माइन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। NPS आ जाता है, नेशनल पेंशन सिस्टम आ जाता है। ऑल दीज आर एडमिनिस्ट्रेटिव तंत्र हैं बेसिकली, इनके द्वारा जो सर्विस दी जाती, चाहे वो IRDA के द्वारा दी जा रही हो, सेबी के द्वारा दी जा रही हो, EPFO के द्वारा दी जा रही हो, ऑल दीज आर बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन टास्क है इनका। तो यहां जो भी सामने वाले से इनके पास कुछ पैसे वैसे आते हैं, फीस या लाइसेंस फी वगैरह वगैरह जो भी आती है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। आगे बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस की। अमीर आदमी जनरल इंश्योरेंस लेता है, वो टैक्सेबल होता है, लेकिन जो गरीब आदमी है उसको जो ये जनरल इंश्योरेंस लेता है, यानी कि अदर देन जो लाइफ इंश्योरेंस लेता है, उस पर जीएसटी ना लगाया जाएगा। यहां लेने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो आप एक गरीब आदमी होते हैं, कवर्ड अंडर बीपीएल कैटेगरी, ब्लो पॉवर्टी लाइन, या मार्जिनली अप होते हैं, यानी कि मार्जिनली अप का मतलब उनको बोल देते हैं एपीएल कैटेगरी, अबव पॉवर्टी लाइन। अबव का मतलब बहुत अबव नहीं, वही पॉवर्टी लाइन के जो ऊपर नीचे वाले लोग हैं, आसपास वाले लोग हैं, उनके लिए ये बेसिकली होता है। गरीबों के लिए, किसानों के लिए आपका ये रखवाया जाता है। ये आगे जनरल इंश्योरेंस कंपनी है आपकी, और ये अलग अलग प्रकार की स्कीम है, जैसे कि फसल बीमा योजना हो गया, हट इंश्योरेंस हो गई, और नोटिफाइड आपकी ढेर सारी स्कीम्स हैं जिनके तहत छोटा सा प्रीमियम होता है, अच्छा खासा रिस्क कवर होगा और प्रीमियम के ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। एक और नई ऐड की गई है, शस्य बंगला शस्य बंगला
बीमा, ये रहा बंगला शस्य बीमा, ऐसे करके। शस्य का मतलब होता है क्रॉप, बंगला मतलब ये वेस्ट बंगाल में इसकी ममता दीदी ने लागू यहां पर कर रखी है, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहां पर आकर लाइफ इंश्योरेंस की चर्चा मालिक करी जाती है। जनरल इंश्योरेंस की तरह लाइफ इंश्योरेंस भी अगर गरीब आदमी को यह मुहैया कराया जा रहा है, वो व्यक्ति जो एपीएल बीपीएल के आसपास कैटेगरी वाले हैं, उनके लिए सरकार ने कई सारी स्कीमें निकाल रखी हैं, जिनके अंदर नॉमिनल प्रीमियम होगा, अच्छा खासा रिस्क कवर होगा और प्रीमियम के ऊपर जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। स्कीम कौन कौन सी निकल के आती है, उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि मान लीजिए आपकी ये जनश्री बीमा योजना हो गई, आम आदमी बीमा योजना हो गई, लाइफ माइक्रो प्रोडक्ट जिसमें सम एश्योर्ड आपका 2 लाख तक का। यहां से आपके लिए क्वेश्चन बनाया जाएगा, कह सकता है कि भाई ये वाली स्कीम है लेकिन सम एश्योर्ड आपका 2.5 लाख रुपए तक का बनता है, तो वैसे वाले मामले में वो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। अगर सम एश्योर्ड आपका 2 लाख तक का है तो ही आपको एग्जम्पशन मिलेगी। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, व्यय वंदन योजना, व्यय मतलब वृद्ध लोग जो होते हैं, व्यय वंदन योजना, इन योजनाओं के तहत जो कार्यकलाप किए जा रहे हैं उस पर जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। आगे आते हैं, यहां पर आकर कुछ एक आपकी पेंशन योजनाएं भी सरकार ने शुरू कर रखी हैं, उनके अगेंस्ट जो कंट्रीब्यूशन होगा उस पर भी आपका प्रीमियम नहीं आएगा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है अटल पेंशन योजना, इसी भांति अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट भी, अलग अलग स्टेट जैसे राजस्थान वरिष्ठ पेंशन स्कीम, ऐसे स्टेट भी अपनी स्कीम यहां पर लॉन्च करते हैं। तो जो भी आपकी पेंशन स्कीम है ऑर्गेनाइज्ड बाय द या इंप्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, उनके अगेंस्ट जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा उस पर भी आपका जीएसटी यहां पर नहीं लगाया जाएगा। साथ में एक और बात बोलते हैं कि मान लीजिए कोई एक ऐसा बीमा हो रखा है जिसमें पूरा का पूरा प्रीमियम सरकार बेयर करके चलती है, जैसे मान लीजिए स्कूल के बच्चों को करवा दिया या सरकारी कर्मचारियों को करवा दिया, जहां पर कि सरकार पूरा बीमे का जो प्रीमियम है उसको बेयर करती है, तो क्या वहां पर जीएसटी हो सकता है? द आंसर इज नो। वन मोर थिंग, ये जिन इंश्योरेंस को हम बात कर रहे हैं कि इनके प्रीमियम पर जीएसटी नहीं होगा, अगर इनका री इंश्योरेंस भी करवाया जाता है तो भी उस पर जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाएगी। री इंश्योरेंस पर भी जीएसटी आपका नहीं करवाया जाएगा। बीआईबी के अंदर अगला आता है आपका बिजनेस रिलेटेड। कुछ एक हम यहां पर बात करने जा रहे हैं जिन पर जीएसटी का पूरा सीन देखना है कि लगेगा या नहीं लगाया जाएगा। ठीक है ना मालिक? यस सर। पहला आता है ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न। अगर कोई व्यक्ति अपने चालू बिजनेस को बेच देता है तो वहां पर जीएसटी की बातें नहीं करी जाएंगी। बाबू मैं बड़े इत्मीनान से, आराम से, मतलब इतने आराम से भी नहीं और इतनी फास्ट में भी नहीं, अच्छे से जो होना चाहिए वैसे मैंने आपको एग्जामिशन रिवाइज करा रहा हूं। काफी बड़ा चैप्टर है आपका। आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि बात आपको अच्छे से समझ में आई या नहीं आई। ठीक है? यस सर। हालांकि मेरा 1 घंटे का पहला भी एक पुराना वीडियो था, लेकिन मैंने इस बार आपको फ्रेश बना के दे रहा हूं ये वीडियो अपना, जिससे कि आपको इससे अच्छा खासा फायदा मिले। तो अगर चालू बिजनेस को बेच दिया जाता है, पहली बात जो पूरा का पूरा बिजनेस बेचा जाता है उसमें गुड्स भी होते हैं और कुछ इमूवेबल चीजें भी होती हैं, तो उसे क्लासीफाई कहां पर किया जाता है? तो उसे सर्विस के अंदर क्लासीफाई करते, गुड्स के अंदर तो क्लासीफाई कर नहीं सकते क्योंकि इसमें कुछ इमूवेबल कंटेंट भी होता है और जो चीज आपकी गुड्स नहीं बन सकती वो सर्विस के अंदर फॉल कराई जा सकती है, क्योंकि परिभाषा है सर्विस की एनीथिंग अदर देन गुड्स। लेकिन यहां पर जितने में भी बिजनेस बेचा गया है उसके ऊपर जीएसटी ना लगेगा, भले ही ये सप्लाई ऑफ सर्विस में तब्दील क्यों ना हो जाती हो। आगे बोलते हैं हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल। अगर मान लीजिए टाटा मोटर्स है और ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को किसी स्टेट अंडरटेकिंग को बस वगैरह किराए पर देकर चलता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि नॉर्मली, ऑलवेज नहीं, नॉर्मली आउटपुट साइड में यहां जीएसटी नहीं होता जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अपना करके चलते हैं। अगर यहां पर भी जीएसटी लगाया गया तो आईटीसी का चक्कर पड़ जाएगा, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा ऐसी की तैसी में जान दो, हम यहां जीएसटी लगाते ही नहीं है। सेम जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होती है नॉर्मली उनके केस में आरसीएम अपना लगाया जाता है, इनकी अपनी जीएसटी की लायबिलिटी नहीं बनती, तो अकॉर्डिंगली इनको आईटीसी अवेलेबल नहीं होता है। अगर यहां लीजिंग पे जीएसटी लग गया तो ये कॉस्ट का पार्ट बनेगा, जिससे कि भाड़ा महंगा होगा। डीजल पेट्रोल ने वैसे आग लगा रखी है, अगर टैक्स का भी तड़का उसमें लग गया तो आग जल जाएगी बहुत भयानक वाली और दिक्कतें सामने आ जाएंगी, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको लीजिंग ऑफ ट्रक टू ए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी उसको यहां पर एग्जेम्प्ट कर दिया है। आगे तो ये जो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि अगर आप मान लीजिए मैं यहां पर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदता हूं और इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदकर बस खरीदकर मैं यहां लोकल अथॉरिटी को दे देता हूं, बिकॉज लोकल अथॉरिटी महानगरों में आजकल ये सोच रही है कि हम इलेक्ट्रिक बस चलाएंगे, तो अगर लीज पर मैं नगर पालिका या म्युनिसिपैलिटी को दे देता हूं तो उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे? हाँ सर जी। उसके बाद में एक और बात, मान लीजिए मेरी बस स्कूल में लगी हुई है, स्कूल में वो पैसेंजर स्टाफ और स्टूडेंट
स्टूडेंट, स्टाफ और जो फैकल्टीज होती हैं उनको ढोने का काम करती है। मुझे पैसा स्कूल से मिलता है। तो अगर एक ऐसा व्यक्ति जो ट्रांसपोर्टर है स्कूल के लिए, अगर ये कोई बस पीछे से किराए पर लेता है तो इस किराए के ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं लीज पर कोई बस लेता हूं, मैं दो तरीके से बस लूंगा, या तो खरीद के लाऊंगा या लीज पे लूंगा। तो अगर मैं लीज पर बस लेता हूं तो मुझे मालिक यहां पर आकर ये जी इसकी बात, जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। आगे बात करते हैं टोल, चाहे एवरी टाइम का हो चाहे आपका एन्युटी के तौर पर हो, टोल के ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं मेरे बच्चा कि एक टोल के ऊपर एक अदरवाइज एक टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। इस कारण से यहां पर बोल देगा कि इसके ऊपर जीएसटी की बात हम नहीं करके चलेंगे। आगे बोलते हैं इनक्यूबेटर, जो स्टार्टअप्स होते हैं बेसिकली उनकी बात करी जा रही है। स्टार्टअप एक अंडे की भांति होता है। जैसे इनक्यूबेट शब्द का मतलब होता है सेना, जैसे मुर्गी अपने अंडे को सेती है तो मुर्गी है इनक्यूबेटर, और प्रोसेस है इनक्यूबेट, और जिसको सेया जा रहा है वो है इनक्यूबेटी। इनकी बेटी नहीं, इनक्यूबेटी। ठीक है, तो वैसे करके है। तो मुर्गी अपने अंडे को बहुत अच्छे से ऑप्टिमम टेम्परेचर देकर सेती है, जिससे कि चूजा उस अंडे के अंदर डेवलप होता है और कुछ समय के बाद वो अंडे को क्रैक करके बाहर निकल आता है। ठीक है, ऐसे ही यहां पर मुर्गी की भांति कई सारे इंक्यूबेटर आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि एमआईटी नोएडा के अंदर है, आईआईटी खड़गपुर है, एनडीआरआई करनाल है। ये बेसिकली रिसर्च एंड आरएनडी सेंटर्स बेसिकली होते हैं, जहां पर नए लोग जिनके अंदर ये जुनून होता है कि हम कुछ कर गुजरने की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो आइडियाज हैं जिसके पास में, लेकिन इंफ्रा अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे लोगों को कहते हैं कि आजा मेरे राजा, इंफ्रा तुझे पूरा मिलेगा, पूरी आरएनडी तो यहां पे आके कर ले। तो जब एक व्यक्ति यहां आरएनडी सिस्टम के अंदर जाता है, यहां पर सेने के लिए एक चूजे की भांति पहुंचता है, तो सरकार कहती है कि अगर वो चूजा, अगर वो स्टार्टअप यहां रहकर अपनी सर्विस देता है तो 3 साल तक हम जीएसटी उससे नहीं लेंगे, बशर्ते कि पिछले साल में उसका टर्नओवर 50 लाख तक हो। तो करंट ईयर में 50 लाख तक की एग्जम्पशन उसको हम देकर चलेंगे। ऐसे यहां पर बोल दिया जाता है। क्या बोला? 3 साल तक के लिए हम बात कर रहे हैं, 3 साल का फ्रेम है। उसमें भी कंडीशन है कि पिछले साल में अगर आपका 50 लाख तक टर्नओवर सीमित था तो करंट ईयर में 50 लाख तक की हम आपको एग्जम्पशन दे देंगे, ऐसे बोल दिया जाता है। इनकम टैक्स के अंदर भी स्टार्टअप को लेकर ऐसे ही कुछ एक मिलती जुलती एग्जम्पशंस दी जाती है। ये वाली बात आपकी यहां पर आ जाती है। माले ये प्रैक्टिस के लिए मैंने बता रखा है कि कहां पर किस प्रकार से बातें करी जाएंगी। आगे आता है आपका यहां पर लीगल सर्विसेज की हम बात करके चलते हैं। लीगल सर्विस में क्या आएगा सर जी? लीगल सर्विस में आएगा साहब आपका, जैसे मान लीजिए एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होती है? जैसे मान लीजिए मेरा हाई कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा है और हाई कोर्ट ने कहा कि भैया यहां से बाहर निकलो, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करो जाके। तो उसके लिए हमारे पर्टिकुलर केस के लिए एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपॉइंट कर दिया जाता है, जो सीनियर वकील या रिटायर्ड जज वगैरह हो सकते हैं, और उन्हीं के पास हमारा केस चलता है। तो उस इंडिविजुअल पर्सन को या पूरे पैनल को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कहा जाता है। तो उसके बाद में वो हमसे फीस लेते हैं, तो उस फीस के ऊपर जीएसटी का सीन क्या रहेगा? जो ट्रीटमेंट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का है वही आगे बात कर रहे हैं कि एक एडवोकेट का है। एडवोकेट इंडिविजुअल जूनियर या सीनियर कैपेसिटी में हो या फिर एडवोकेट की फर्म हो, सबका सेम है। उन्होंने कहा कि देखिए ये काले कोट वाले भैया वकील साहब है, तो यहां वैसे सरकार को डर लगता है। नॉर्मली सरकार इनके ऊपर आरसीएम लगाकर चलती है, क्योंकि उनको पता है कि जीएसटी का पेमेंट नहीं करेंगे। तो बात निकल के आती है कि अगर ये अपनी सर्विस किसी नॉन बिजनेस एंटिटी, चलते फिरते व्यक्ति को देते हैं, तो क्या यहां जीएसटी लगना चाहिए कि नहीं? क्योंकि अगर जीएसटी लगाओगे तो आरसीएम लगाना पड़ेगा, और एक नॉन बिजनेस एंटिटी क्या आरसीएम में जीएसटी भर पाएगी? नहीं, रेसिपिएंट देगा नहीं, इससे ले नहीं सकते। तो ऐसी की तैसी में जान दो, वहां पर उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। सिमिलरली अगर इनकी सर्विस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जाती है तो वो भी आपका नॉन बिजनेस एंटिटी के अंदर ही आता है। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, उसका अपना कोई बिजनेस नहीं होता है, जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। अब बात करते हैं अगर इनकी सर्विस बिजनेस एंटिटी को जाती है तो चेक करो बिजनेस एंटिटी गरीब है कि अमीर है। गरीब का मतलब हो गया पिछले साल में इनका टर्नओवर 10 लाख 20 लाख या 40 लाख तक सीमित था, तो उसे गरीब कहा जाता है। रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है तो भैया तो क्या वो अब यहां आरसीएम में अगर जीएसटी लगेगा तो आरसीएम लगेगा, तो क्या यहां वो आरसीएम में रजिस्ट्रेशन करा के जीएसटी सरकार को भरेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस? और एक रूटीन सर्विस तो होती है नहीं नॉर्मली, ये तो मतलब कभी कभार जब झगड़े वगड़े पड़ जाते हैं तब होती है, तो वो संभव नहीं था, रेसिपिएंट से ले नहीं सकते थे।
सप्लायर देगा नहीं, इसलिए उसको भी एग्जेम्प्ट मार दिया सरकार ने। अमीर बिजनेस एंटिटी जिसका प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर टर्नओवर 10-20 से 40 से ऊपर का बनता था, तो ऐसे वाले मामले के अंदर कहा कि ठीक है, यहां पर हम जीएसटी लगाएंगे, टैक्सेबल रहेगा और इस पर आरसीएम लगा दिया जाएगा। यही कॉपी पेस्ट करके सभी के लिए दे रखा है, चाहे आपका एडवोकेट की फर्म हो, जूनियर एडवोकेट हो या सीनियर एडवोकेट हो। जो एडवोकेट की फर्म होती है उसमें चाहे जूनियर हो या सीनियर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर ये बात कही जाती है कि वकील जूनियर है या सीनियर है। एक छोटी सी बात यहां पर और दी जाती है कि अगर ये जूनियर एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट अपने ही जैसों को, मतलब किसी दूसरी फर्म को या किसी जूनियर सीनियर एडवोकेट को सर्विस देते हैं, इसे बोलते हैं सिमिलर सर्विस देते हैं, तो उस पर भी जीएसटी आपका नहीं लगाया जाएगा। लेकिन यहां पर ऐसा कोई सिमिलर सर्विस जैसा पॉइंट नहीं है, तो लेकिन यहां पर आपका अवेलेबल है कि अगर आप फर्म के तौर पे काम कर रहे हैं, एक फर्म दूसरी फर्म को सर्विस दे रही है, लीगल सर्विसेज आपस में दे रहे हैं सिमिलर सर्विस, तो वहां पर भी आपका जीएसटी नहीं लगाया जाता है, ऐसा बोल दिया जाता है। जो इनक्यूबेटर की सर्विसेज पीछे जो हम बात कर रहे थे, ये जो आपके इनक्यूबेटर थे एनडीआरआई करनाल वगैरह, ये थोड़ा बहुत जो अपने चार्जेस लेके चलते हैं, इस पर भी आपका जीएसटी नहीं लगाया जाता है। वैसी वाली बात आपकी यहां पर लिखी हुई है। आगे आता है आपका यहां पर बिजनेस एग्जीबिशन की हम लोग बात कर रहे हैं। क्या भला मैन्युफैक्चरर फुटवेयर ऑफ इंडिया है, ये मैन्युफैक्चर इसको अपनी सर्विसेज यहां पर देके चल रहे हैं। एग्जीबिशन बाहर हो रही है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए है। जो भी यहां पर खर्चा पानी दिया जाएगा उसके ऊपर जो चार्जेस बनेंगे, जो फुटवियर एसोसिएशन ऑफ इंडिया इनसे लेगी, क्योंकि सप्लायर ये बनते हैं, रेसिपिएंट ये बनते हैं। तो ये जो सर्विसेज दी जा रही है कि भाई हम आपको पार्टिसिपेट करेंगे वहां जाकर बाहर एग्जीबिशन में, इस सर्विस के ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि इसके तार एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, उसको यहां पर एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। आगे है आपकी आईजीएसटी की कुछ एक एग्जम्पशंस यहां पर आपके दे रखी हैं, जिनके बारे में यह बताया जाता है भला क्या कि अगर सप्लायर भी बाहर का हो और रेसिपिएंट भी बाहर का हो, दोनों पार्टी बाहर की हैं, तो एसटीसी कैसे लोगे? लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में आ रहा है, तो उसके हिसाब से बनना तो चाहिए इंडिया में जीएसटी, लेकिन कलेक्शन में प्रॉब्लम आएगी, तो सरकार कहती है अंगूर तो खट्टे हैं, जाओ, हमें यहां आपसे जीएसटी लेना ही नहीं है। लेकिन अगर मामला ये आपका ओशियन फ्रेट का हो, वेसल से इंडिया के बाहर से माल आ रहा है और उस पर आपकी जीएसटी की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो वो ऑलवेज, भले ही दोनों पार्टी बाहर की हो, फिर भी वो उसके ऊपर जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा और वो इंपोर्टर से जीएसटी कलेक्ट किया जाता है। दूसरी बात, अगर आपकी सर्विसेज बेसिकली यहां इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा सर्विसेज का, इंटरनेशनल ट्रेड की बात होगी इस वाली नोटिफिकेशन के अंदर, अगर सर्विसेज इंपोर्ट की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, इंडिविजुअल फॉर पर्सनल यूज या एक चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा की जाती हैं, तो हम ये जानते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस में सप्लायर पे हमारा कंट्रोल कभी नहीं होता। अगर जीएसटी लगेगा तो आरसीएम में लगेगा, तो क्या ये आरसीएम में पे करने के लिए तैयार होंगे? क्या एक इंडिविजुअल पर्सनल यूज वाला? नहीं। सरकार खुद? क्या चैरिटेबल ट्रस्ट? नहीं सर, ये नहीं होंगे। इसलिए सरकार ने कहा कि चलो जीएसटी यहां से एग्जेम्प्ट हम कर देते हैं, ऐसी बात निकल के आती है। उसके बाद यानी कि 3 लोगों को यहां पे मना किया गया, गवर्नमेंट, पर्सनल पर्पस और चैरिटेबल ट्रस्ट। गवर्नमेंट, पर्सनल पर्पस और चैरिटेबल ट्रस्ट, 3 लोग यहां से माफ कर दिए जाते हैं। दूसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो आउटवर्ड सप्लाई है वो आपकी एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉरेक्स संबंधी कुछ सर्विसेज बाहर से इंपोर्ट भी करता है, उस पर भी आपका जीएसटी नहीं लगाया जाता। इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात चल रही है। हम जानते हैं जो एम्बेसी होती है, इसकी जो वीजा वगैरह की जो फीस होती है उस पर जीएसटी नहीं लगता। आज अगर ये इंपोर्ट करती है इंडिया के बाहर से सर्विस, तो क्या उस पर जीएसटी लगाया जाएगा? नहीं सर, ये तो यूआईएन होल्डर होते हैं, वैसे भी उस पर जीएसटी आपका लगाया ही नहीं जाएगा, वरना इनको आरसीएम में जीएसटी भरना पड़ जाएगा, और आरसीएम की इनकी लायबिलिटी आ गई तो उनको फॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा, फिर यूआईएन का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। इसलिए ये अगर इंपोर्ट करते हैं तब भी जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। यूनाइटेड नेशंस, इनकी भांति जैसे एम्बेसी है वैसे ही आपका यूनेस्को, यूनिडो, सार्क वगैरह जो है, आपके ओपेक वगैरह, इन सभी के संबंध में भी सेम ट्रीटमेंट है कि इफ दे आर इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज, तो उस पर भी हम जीएसटी की बात नहीं करके चलेंगे। एसईजेड के अंदर अगर आप सर्विस इंपोर्ट करते हैं तो भी जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाएगी। एक टूर ऑपरेटर है, इंडिया का है, बाहरी व्यक्ति को सर्विस दे रहा है और बाहर से बाहर ही दे रहा है, मतलब क्या, एक फॉरेन व्यक्ति को सर्विस दे रहा है और वो सर्विस एक बाहरी टूर के लिए एक्सक्लूसिवली, टूर भी बाहर का, पर्सन भी बाहर का उसको दे रहा है, तो इस पर भी हम एग्जम्पशन देके चलेंगे। लेकिन अगर टूर मिक्स बना दिया कि एक लोकेशन बाहर की और एक लोकेशन वृंदावन इंडिया की है, तो ऐसे वाले हालात के अंदर पूरे पर टैक्स लगा दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, बाहरी व्यक्ति, रेसिपिएंट बाहरी है और टूर भी बाहर का ही एक्सक्लूसिवली, तो जीएसटी आपका एग्जेम्प्ट यहां पे करवा दिया जाता है। आगे बात करते हैं डीम्ड डिस्टिंक्ट।
जो आपका हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस होते हैं, नॉर्मली हम जानते हैं कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट के संबंध में आरसीएम लगा दिया जाता है, लेकिन यहां पर ये बोलते हैं कि भैया इस वाले संबंध के अंदर जब हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस हम बात करके चलते हैं तो इसको एक्सपोर्ट तो नहीं कहा जाता, लेकिन इसको हम एग्जेम्प्टेड सर्विस के नाम से बुलाकर चलते हैं कि इनके ऊपर जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाएगी वैसे करके। कब? सर्विस सप्लाइड बाय एचओ या ब्रांच ऑफिस ऑफ ए पर्सन इन इंडिया टू, ये एक्सपोर्ट वाली फिगर दिख रही है, ध्यान दीजिए। अगर ये यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जीएसटी नहीं है, माना बात, एग्जेम्प्टेड है। लेकिन अगर ये चीज आपकी इंपोर्ट कर ली जाती है तो फिर आरसीएम के अंदर इंडियन वाले को यहां पर जीएसटी भरना पड़ जाएगा। आगे बात करते हैं इंटरमीडियरी की। इंटरमीडियरी का मतलब क्या है? ये मैंने आपको सप्लाई चैप्टर में पहले भी बता रखा था कि अगर मान लीजिए इंडिया के बाहर से वेसल के माध्यम से कोई गुड्स यहां श्रीलंका में लाया जाता है, ठीक है, और इस ट्रांजैक्शन को हैंडल कराया है इस इंटरमीडियरी ने। ये कोई मिस्टर एक्स है आपका, यहां पर कोई मिस्टर वाई आपका बनता है, यहां से यहां गुड्स आया है, तो क्या इस गुड्स के ऊपर इंडिया में जीएसटी आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। इस कारण से हमने इसे सप्लाई बनने से रोक दिया है, ठीक है जी। इस एंटिटी टू एंटिटी हम बोला करते थे कि जो गुड्स चला आपका एंटिटी से चला और एंटिटी में पहुंच गया, लेकिन ये जो बंदा है जो दोनों जगह से अपना कमीशन खाएगा, इसके कमीशन के ऊपर भी क्या जीएसटी आना चाहिए? द आंसर इज नो। गुड़ दे दिया है, गन्ना भी देंगे। जब हमने यहां पर गुड़ दे दिया है, जब गुड्स के ऊपर ही जीएसटी नहीं लगा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ डेस्टिनेशन प्रिंसिपल कि भैया गुड्स इंडिया में कंज्यूम नहीं तो काय बात का जीएसटी, तो वैसे वाले हालत के अंदर जब गुड़ पे जीएसटी नहीं है तो इससे निकले हुए कमीशन पर क्या जीएसटी होना चाहिए? द आंसर इज नो। वही बात उन्होंने बोल दी कि इस कमीशन के ऊपर भी हम जीएसटी की बातें नहीं करके चलेंगे। आगे एक दो कुछ क्लैरिफिकेशन और सर्कुलर्स आपके दे रखे हैं, उनको आप देख लीजिएगा। जैसे कि ज्वाइंट वेंचर का आपको मिलेगा, तो ज्वाइंट वेंचर के अंदर हम क्या बोलते हैं भला? ज्वाइंट वेंचर के अंदर ये बोल दिया जाता है, मेरे बच्चा मेरे कबूतर, एक दो मैं बता दूं आपको। ज्वाइंट वेंचर के अंदर ये बोल दिया जाता है कि अगर मान लीजिए मेंबर्स लोग हैं और वो उसमें कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ज्वाइंट वेंचर के अंदर फंड्स लेकर आ रहे हैं, उस पर तो जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, लेकिन जो सर्विसेज नॉर्मली दी जाएंगी, चाहे वो आउटसाइड वर्ल्ड को दी जाए या अपने ही मेंबर को दी जाए, वहां पर नॉर्मल तरीके से आपका जीएसटी लगवा दिया जाएगा। एक पॉइंट आता है इसके अंदर आपका टेनेंसी प्रीमियम का आता है। टेनेंसी प्रीमियम के अंदर बात करी जाती है कि टेनेंसी प्रीमियम एक प्रकार से एडवांस रेंट की तरह ही होता है, जिसमें कि यह बताया जाता है साहब कि अगर वो रेजिडेंशियल पर्पस और रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए आया है एडवांस रेंट, फिर तो जीएसटी के दायरे से मुक्त है, लेकिन अगर अदरवाइज के लिए आया है तो उस एडवांस रेंट के ऊपर नॉर्मल तरीके से जीएसटी का पेमेंट करवा दिया जाएगा। ऐसी वाली बात वहां पर बोली जाती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। एक दो सर्कुलर्स वगैरह हैं, उन्हें आप खुद से देख लीजिएगा। मैंने मेरा बेस्ट करके दिया है इस एग्जाम्पशन चैप्टर के अंदर आकर, एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को मैंने आपको बतलाया है मालिक। अब आपका टर्न है कि आप इनको अच्छे से पढ़ के यहां पर मुझे बताइए कि आपने क्लास प्रॉपर तरीके से वाली कंप्लीट करी है या नहीं करी है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और ध्यान रखना, आज की क्लास का एक मॉरल मैं ये देके चल रहा हूं कि माता पिता का ध्यान रखिएगा, उनका हाथ ऑलवेज आपके सर पे ऐसे ही रहे, चाहे आप कितना भी पैसा क्यों ना कमा रहे हो, क्योंकि वक्त का पहिया घूमता है। आज फाइनेंशियल बर्डन माता पिता के ऊपर है, कल ऑब्वियस सी बात है आप कमाओगे तो सारा जो चक्र है वो घूमकर आपके ऊपर आएगा। तो कल को गलती से भी माता पिता का हाथ आपकी तरफ ऐसे ना हो जाए, इसलिए पहले से व्यवस्था करके रखिएगा। उनका हाथ जब भी उठे तो आपके ऊपर ऐसे उठे। माता पिता के आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है। और एक नियम आज से बना लीजिए कि जब भी आप घर से बाहर निकलोगे एंड रोज सुबह उठकर, दो बातें, रोज सुबह उठकर एंड जब भी घर से बाहर निकलोगे आप या जब भी बाहर से आओगे आप, तो माता पिता के पैर आप जरूर छू रहे हैं। मैं कोई भी काम वो करने को नहीं दूंगा आपको जो मैं खुद ना करता हूं। मैं जब 6th क्लास में पढ़ता था तब से लेकर मैं आज तक इस नियम को फॉलो करता हूं। आप भी इस नियम को फॉलो कीजिएगा। माता पिता के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है यार, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय टाटा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज्यादा लोड वोड मत लो। ये दुनिया भर का बोझ तुमने ही नहीं उठा रखा है, समझ में आई बात? थोड़ा हल्के फुल्के रहना सीखो यार, लाइट लाइट जीवन जीना सीखो और कामों को ना यूं किया करो फटाफट से, ताकि तुम्हारे मौज करने के लिए, तुम्हारी हॉबीज के लिए भी आपके पास अलग से समय निकल आए। चीजों को रो रो के मत किया करो, है ना, कि कर लेंगे मतलब एक टाइम तो 2 घंटे का उसमें 6 घंटे लगा रहे हो, ऐसे मत किया करो। फटाफट निपटाओ और कामों के लिए भी अपना टाइम आप बचा कर चलिए। थैंक यू सो मच। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको एंजॉय करना सीखें। बाय टाटा एंड लव यू बच्चा। बाय बाय।